अस्सलामुअलैकुम। मैं मॉनिटर टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। वहां तहरीर के जरिए मालूम हो रहा था कि मोरीना बेहोश हो गई है और दर्जा बदर्जा ब्रेन वॉशिंग के मरहलों से गुजर रही है। बाकी बहुत ठहर ठहर कर और सोच समझकर ऑपरेट कर रहा था। जब कंप्यूटर ने बताया कि उसकी ज़हनी सतह एक बच्चे की ज़हनी सतह के बराबर हो गई है तो उसने मशीन को ऑफ कर दिया। मैंने घड़ी देखी, रात के 9 बजे थे। बाकी ने मोरीना के सर से कैप हटाई, फिर उसे उठाकर तय खाने के दूसरे हिस्से में ले जाकर लिटा दिया। फिर उसने पूछा, क्या तनाना को लाया जाए? मैंने कहा, मोरीना को बेदार होने दो, मैं इस ऑपरेशन का नतीजा देखना चाहता हूँ। बाकी तय खाने से बाहर गया, एक थर्मस में कॉफ़ी और कुछ खाने की चीज़ें ले आया। हमने भूख मिटाई। फिर मैंने कॉफ़ी पीने के दौरान जनाब शेख साहब को मुखातिब करके तमाम हालात बताए। फिर कहा, यह मशीन दुश्मनों के हाथ लगे तो नुकसानदेह है, वरना हम इससे बहुत फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, इंसान का ईजाद करदा कोई सा भी हथियार अपने पास हो तो अपनी हिफाजत का जामिन होता है। दुश्मन के हाथ में हो तो खतरा बन जाता है। जब से वो मशीन ईजाद हुई है तब से किसी एक के हाथ में नहीं रही। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आइंदा तुम्हारे हाथ में भी रहेगी। यह शैतानी चक्कर है, उसे ज़ाया कर दो। अगर दिल नहीं मानता तो उसके कुछ पुर्जे हमेशा निकाल कर कहीं छुपा दिया करो। उसे मुकम्मल हालत में कभी ना रखो। मैं आपके मशवरे पर अमल करूँगा। तुम एक बात भूल रहे हो, हार्डी के पास जो कागजात हैं उनके ज़रिए कोई माहिर दूसरी मशीन तैयार कर सकता है। मैं अभी उन्हें ज़ाया करता हूँ। मैंने कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया, फिर हार्डी के पास पहुँच गया। वो अपने एक मातियत से पूछ रहा था, क्या रिपोर्ट है? मातियत ने जवाब दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मिस्टर आयरन को इसी शहर के किसी हवालात में या जेल में नहीं रखा गया है। मैंने इस सिलसिले में बड़ी रकमें खर्च की हैं। एक पुलिस अफसर दावे से कहता है कि मिस्टर आयरन को सुपर मास्टर के टॉर्चर चैम्बर में पहुंचाया गया है, और वो चैम्बर कहाँ है ये कोई नहीं जानता। दूसरे मातियत ने कहा, पुलिस और फौज के जवान आपको तलाश कर रहे हैं। जनाब, आप अपनी फिक्र करें। उनके पास ऐसे आलात हैं जिनके जरिए वो तय खानों और चोर रास्तों का सुराग लगा लेती हैं। हार्डी ने परेशान होकर पीटर पॉल को गाली दी, जिसने दोनों पांव से माजूर बना दिया था। वह व्हील चेयर या किसी मातियत के बगैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था। उसने तमाम मातियतों को वहां से जाने के लिए कहा, फिर सोच में डूब गया। व्हील चेयर को चलाता हुआ अलमारी के पास आया। उसके चोर खाने से मशीन के अहम कागजात निकालते हुए सोचने लगा, मैं ये कागजात क्यों निकाल रहा हूँ? ओह गॉड, मैं बेख्तियार ऐसा कर रहा हूँ। वो परेशान होकर हाथ रोक रहा था, मगर वही कर रहा था जो मैं चाहता था। फिर वो अपनी पूरी कुव्वत इरादी से काम लेने लगा। मैंने व्हीलचेयर दूसरी तरफ घुमाने पर मजबूर किया। वो अलमारी में कागजात वापस रखना चाहता था। आखिर मुझे उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाना पड़ा। वह घूमकर व्हीलचेयर को चलाता हुआ मेज के पास आया, फिर कागजात मेज पर रखकर मातियत को आवाज़ दी। उसके आने पर हुक्म दिया सलाई लाओ। हुक्म की तामील हुई। 1 मिनट के अंदर माचिस मुहैया कर दी गई। हार्डी ने खुद ही कागजात को आग लगा दी। फिर अपने मातियत से कहा, जानते हो, ये ट्रांसफार्मर मशीन के अहम कागजात हैं। फरहाद मेरे दिमाग में रहकर इन्हें जला रहे हैं। क्या तुम आग बुझा सकते हो? यह सुनते ही वो तेजी से आगे बढ़ा। मैं उसके पास पहुंच गया। वो फौरन रुक गया। हार्डी ने एकदम से चीख कर कहा, यह आग किसने लगाई है? जल्दी बुझाओ। वह व्हील चेयर को तेजी से चलाता हुआ आया। मातियत ने उसे एक लात मारी। कुर्सी का पहिया वापस घूमता हुआ पीछे गया। कुर्सी दीवार से टकराई, फिर वापस आई। मातियत ने फिर लात मारते हुए कहा, हार्डी, मैं तुम्हें लात मारता हूं और नाचती कुर्सी है। वो कुर्सी से गिर पड़ा। फर्श पर ईंगते हुए कागजात की तरफ आने लगा। चीख चीख कर दूसरे मातियतों को बुलाने लगा। कई लोग दौड़ते हुए आए। उनमें से जिसने आवाज़ सुनाई, मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने आगे बढ़कर ईंगते हुए बॉस के मुंह पर ठोकर मारी। दूसरे ने उसे पकड़ लिया। मैंने तीसरे के जरिए हार्डी को ठोकर मारते हुए कहा, कागजात जल चुके हैं। अपने मातियतों से लात जूते खाने के बाद तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। वह जुनून की हालत में फर्श पर हाथ मार रहा था, गालियां दे रहा था। मैं उसके दांतों तले जुबान ले आया। वह तकलीफ की शिद्दत से तिलमिला गया। मैंने कहा, अब गाली निकलेगी तो जुबान आधी कट जाएगी। वो गुस्से से हाँफते हुए बोला, अगर मैं जिंदा रह गया तो यही बुरा वक्त तुम पर लाऊंगा। मैंने पूछा, क्या टेलीपैथी जानने की हसरत अब भी है? हाँ है, और मरते दम तक रहेगी। तुम ये कागजात जलाकर समझते हो अब कोई टेलीपैथी जानने वाला पैदा नहीं होगा? मैं दावा करता हूँ मेरे खानदान में भी ऐसे अफराद हैं जो ये इल्म हासिल करेंगे। मैं उसके ये चैलेंज सुन रहा था और उसके दिमाग की तह में उतरकर मजीद मालूमात हासिल कर रहा था। मुझे तस्लीम करना पड़ा। उसका दावा दुरुस्त हो सकता है। दरअसल हम इतने उलझावे में मेजर ब्राइट को भूल गए थे। आयरन ने उसे ट्रैप किया था। उसे अपनी आंखों से सैरज़दा करने के बाद उससे मशीन का मुकम्मल नक्शा बनवाया था। उसे ऑपरेट करने के तमाम तरीके और मुख्तलिफ तफसीलात लिखवा ली थीं। मेजर ब्राइट अपने होशो हवास में ऐसा करने से इनकार करता था, लेकिन खुद फरामोशी के आलम में वही काम करता जाता था। अगर मेजर ब्राइट मारा ना जाता तो अब तक उनके लिए मशीन तैयार कर चुका होता। हार्डी के दिमाग ने बताया मशीन का वो तमाम नक्शा और तमाम तफसीलात उसकी एक बहन सलारा और एक भाई जॉर्ज फ्रीमैन के पास हैं। उन 4 बहन भाइयों ने एक बहुत ही ज़हीन और तजुर्बेकार मैकेनिक की खिदमत हासिल की थी और यह तय किया था कि जब तक मशीन तैयार नहीं होगी
सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन उस मैकेनिक के साथ रूपोश रहकर अपनी कोशिशों में मसरूफ रहेंगे और अपने भाइयों आयरन और हार्डी से कोई राब्ता नहीं रखेंगे। इसका मतलब था मैं आयरन और हार्डी के जरिए सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन तक नहीं पहुंच सकता था, और इसका मतलब यह भी था कि ट्रांसफॉर्मर मशीन शैतान की आंत बनी रही है। हम जितना उसे काट रहे हैं लंबी होती जा रही है। अब तक हमारी ये कामयाबी रही कि हमने मौजूदा मशीन के जरिए नई ख्याल ख्वानी पैदा करने वालों को पैदा नहीं होने दिया। मरीना और तनाना ने इससे इस्तेफादा हासिल किया था। आज मैंने उनके दिमाग से ये लम्ब धो डाला। हार्डी ने मुझे चैलेंज करके खतरे की घंटी बजा दी थी। मैंने जनाब शेख साहब को ये बातें बताई। उन्होंने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह शैतानी चक्कर है। जब हमारी दुनिया में एक बुराई पैदा होती है तो फिर वो कभी नहीं मरती, इसके बरक्स बढ़ती और फैलती जाती है। यही वजह है कि नेकी एक जगह ठहर गई है, उसे रवा दमा रखने वाले गिनती के लोग रह गए हैं। मेरी दुआ है वो दूसरी मशीन तैयार ना हो। तुम मोहतात रहो, अपनी मशीन को कभी मुकम्मल ना रहने दो। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मोरीना के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बाकी के साथ तहखाने के दूसरे हिस्से में जाकर देखा। वो नन्ही बच्ची की तरह हाथ पांव झटक कर रो रही थी। बाकी ने पूछा, क्यों रो रही हो? वह जवाब नहीं दे रहा था। रोने के दौरान उसका दाएं हाथ का अंगूठा मुंह में आया और वह यकलख्त चुप हो गई, अंगूठा चूसने लगी। मैंने सर खुजाते हुए मुस्कुराकर कहा, इसे भूख लगी है, दूध और फीडर का बंदोबस्त करो। एक बच्चा इजहार के लिए दुनिया की कोई जुबान नहीं जानता, अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को रफ्ता रफ्ता पहचानता है। मरीना भी दिन, महीने और साल गुजरते रहने के दौरान दोबारा शऊरी उम्र को पहुंचने वाली थी। अगर हम उसे यूं ही छोड़ देते तो वह बुढ़ापे में जवानी का शऊर हासिल करती, जज्बे जवान होते और जिस्म बूढ़ा हो चुका होता। लेकिन हमने पहले ही तय कर लिया था, दोनों की ब्रेन वॉशिंग करने के बाद उनको असर-ए-नौ दिमागी तौर पर नॉर्मल बनाएंगे। गुलाम बाकी बाहर गया। आधे घंटे बाद दूध बनाकर एक फीडर में ले आया। उसे मोरीना के मुंह में देकर बोला, मैंने 2 फीडर खरीदे हैं, तनाना को भी ज़रूरत पड़ेगी। वो ठीक ही कह रहा था। हमने तनाना की भी ब्रेन वॉशिंग की, उसे मुकर्रर वक्त तक सोने के लिए छोड़ दिया। उसने भी बेदार होने के बाद नन्ही बच्ची जैसी हरकतें शुरू कर दी। उस रात हमें नए तजुर्बात से 2-4 होना पड़ा। वो 2 जवान बच्चियां हमें सोने नहीं दे रही थीं। भूख मिटाने का मसला हल हो गया था। वो फीडर से दूध पी लेती थीं, अपनी जिसामत के लिहाज से बार बार पीती थीं, लेकिन इसके बाद का मसला परेशान कुन हो गया। हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि उन बच्चियों के बदलने के लिए नैपीज वगैरह की ज़रूरत होगी। हमने नाक पर रुमाल रख लिए। तहखाने से बाहर आकर बाकी ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, मेरे आका, हमें यह दिन भी देखना थे, इनकी सफाई कैसे होगी? मैं खुद परेशान हूँ। इनकी ब्रेन वॉशिंग करते वक्त ख्याल तक न आया कि इन हालात से गुजरना होगा। बाकी ने कहा कि इन्हें जल्द अज जल्द नॉर्मल हालत में नहीं लाया जा सकता। इतनी जल्दी ट्रांसफार्मर मशीन से दोबारा गुजारना इनके लिए खतरनाक होगा। कम से कम 12 घंटे का वक्फा होना चाहिए। 12 घंटे बाद ही सही, मगर तहखाने में जाएंगे कैसे? तुम गाड़ी लेकर जाओ और किसी गटर साफ करने वाले को बुला लो। वो बेचारा गया। बड़ी देर तक भटकने के बाद एक शराबी हाथ आया। मैं उसके दिमाग में मौजूद रहा ताकि वो हमारी पनाहगाह और तहखाने को याद न रख सके, क्योंकि वह सफाई के सिलसिले में कई बार तहखाने के अंदर और बाहर जाता रहा। मेरी ख्याल ख्वानी ने कभी वो काम नहीं किया था जो उस रात शराबी के दिमाग में रहकर करना पड़ा। बहरहाल काम होने के बाद मैंने शराबी को उसी तहखाने में सुला दिया। किसी वक्त भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। हमने तहखाने में परफ्यूम स्प्रे किया, वहीं 4 घंटे तक नींद पूरी की। मेरा दिमाग नींद की हालत में बदस्तूर मोहतात रहा। अगर किसी तरफ से भी खतरा पेश आता तो आंख खुल जाती। दोनों बच्चियों ने इतनी मेहरबानी की कि हमें 4 घंटे तक आराम से सोने दिया। मैंने उस शराबी के दिमाग को हदायत दी थी कि जब तक मैं दिमाग में ना हूं वो सोता ही रहेगा। मैंने सुबह 6 बजे बेदार होकर बाकी से कहा, बाकी जाओ और किसी राहबा को पकड़ लो। राहबा? क्या आप इन बहनों को राहबा बनाएंगे? हाँ, सुबह का वक्त है, किसी भी गिरजा घर में जाकर किसी एक राहबा से बात करो, फिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। वो मेरे हुक्म की तामील के लिए चला गया। पिछली रात से हम बासानी अपना हर काम करते जा रहे थे। एक राहबा को ट्रैप करके लाना भी कुछ मुश्किल ना था। हमने उसकी जहनी तवानाई और उसके पाकीज़ा ख्यालात मोरीना की जहन में मुंतकिल कर दिए। उसे मुकर्रर वक्त तक सोने के लिए छोड़ दिया। राहबा के बेदार होने पर उसे ख्याल ख्वानी के जरिए गिरजा घर पहुंचा दिया, लेकिन उस वक्त तक गिरजा घर के मुंतजिम ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वापसी पर उसके वहां राहबाओं और पुलिस वालों ने घेर लिया। फादर ने पूछा, तुम कहाँ थी? वो बेचारी परेशान होकर आसपास यूं देख रही थी जैसे ख्वाब देख रही हो। पुलिस अफसर ने पूछा, क्या तुमसे किसी ने ज्यादती की है? वह इनकार में सर हिलाकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता। मैं सो रही थी या जाग रही थी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सहरज़दा कर दिया हो। अफसर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग अपने काबू में नहीं था? मैं कैसे बताऊं मैं किस आलम में थी? अच्छी तरह सोच सोच कर बताओ। पिछले दिन से पुलिस और फौज के जवान ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में सरगर्मियां दिखा रहे थे। आयरन को गिरफ्तार करने के बाद हार्डी और मोरीना को तलाश कर रहे थे। ऐसे वक्त राहबा ने सोच सोच कर कहा, मुझे याद आता है मैंने सुबह खबशी की किसी बात का जवाब दिया था। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। एक ख्वाब का सा आलम था, जैसे मैं किसी कार में जा रही हूँ, किसी वीरान से मकान में हूँ। मुझे किसी मशीन से मुंसलिक कर दिया गया है। मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या होता रहा। राहबा का इतना बयान ही काफ़ी था। यह बयान सुपर मास्टर तक पहुँच गया।
मैंने कहा, बाकी अब तनाना के लिए किसी दूसरी औरत को हासिल करना मुश्किल होगा। हमें अब बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर तनाना का क्या होगा? इसके दिमाग में तुम्हारी दिमागी सलाहियतें मुंतकिल हो सकती हैं। मैं मशीन ऑपरेट करूंगा। हमारी पनाहगाह से बाहर पूरे शहर में फिर एक बार हलचल मच गई। सुपर मास्टर के हुक्म के मुताबिक शहर के तमाम हबशी को पकड़कर उस राहबा के सामने लाया जा रहा था। जो लाए जा रहे थे उनमें से कोई नहीं था। आखिर किसी पुराने रसाले से मोरीना और गुलाम बाकी की तस्वीर मिल गई। राहबा को वो तस्वीर दिखाई गई। वो गौर से देखते हुए बोला, ऐसा ही हबशी था, मगर कुछ फर्क था। आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं, नाक और जबड़े जरा मुख्तलिफ हैं। इंटेलिजेंस के एक अफसर ने कहा, फिर तो वो गुलाम बाकी ही है। रेडीमेड मेकअप के जरिए थोड़ी सी तब्दीली की जा सकती है। बहराम गंगोली ने कहा, मशीन के सिलसिले में फरहाद पर भी शुबा किया जा सकता है। मैं आयरन के दिमाग को कंगाल चुका हूं। मशीन दोनों भाइयों के पास नहीं है। गुलाम बाकी बिलाशुबा फरहाद का आदमी है। ये लोग मशीन के साथ इसी शहर में कहीं छुपे हुए हैं। मैं पिछली रात से तय खाने में मसरूफ था। उधर आयरन को इतनी अजियतें पहुंचाई गई थी कि उसका दिमाग कमजोर होकर बहराम गंगोली के इख्तियार में आ गया था। बहराम ने तनवीम अमल के जरिए से मामूल बनाकर पूछा, ट्रांसफार्मर मशीन के बारे में जो कुछ जानते हो बयान करो। आयरन ने कहा, वो मशीन जनरल डिकोरा के पास थी। तनाना और फरहाद ने उसे चुराकर दूसरी जगह छुपा दिया। तनाना अपनी बहन को हमारे शहर से निकालना चाहती थी। इसके लिए मशीन जरूरी थी, जबकि फरहाद उस मशीन को नाबूद कर देना चाहता था। बहराम ने पूछा, तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? उसने जवाब दिया, मेरे हमजाद हार्डी को किस्मत से मौका मिल गया। तनाना एक होटल में उसे मिली और उसने आंखों से सैरज़दा होकर ये सारी बातें बताई जो मैं बयान कर रहा हूँ। बहराम ने सवाल किया, जब तुम्हें मालूम हुआ कि मशीन तनाना के पास है तो उसे हासिल करने के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं करना था। हमसे पहले ही वो मशीन उसका बॉडीगार्ड पीटर पॉल ले गया था। फिर हमें सिलसिले में कुछ मालूम ना हो सका। क्या वो मशीन तुम्हारे हमजाद हार्डी के पास हो सकती है? मैं यकीन से कहता हूँ उसके पास नहीं है। हार्डी का पता बताओ। आयरन ने एक मामूल की हैसियत से अपने हमजाद का पता बता दिया। बहराम ने कहा, लेडी करीना के बयान के मुताबिक तुमने एक बार मेजर ब्राइट को ट्रैप किया था और उसे अहम मालूमात हासिल की थी। इस बारे में वजाहत से बयान करो। आयरन ने वजाहत से बताया किस तरह मेजर ब्राइट से मशीन का नक्शा और तफसीलात मालूम की गई हैं और उनकी रोशनी में कहीं बड़ी राजदारी से दूसरी मशीन तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह एक धमाका खेज इतला थी। बहराम ने कुरीद कर आयरन से सवालात किए। उसकी बहन सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन का हुलिया, पता ठिकाना, जमीन जायदाद, शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह के मुतल्लिक पूछा। आयरन का एक ही जवाब था, मेरी बहन सलारा और भाई जॉर्ज फ्रीमैन ने अपना यह नाम और पिछले तमाम हवाले ख़त्म कर दिए हैं। पिछले 2 माह से हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। वह मशीन के सिलसिले में कामयाब होने के बाद ही मंजर-ए-आम पर आएंगे। चूंकि ट्रांस में आने वाला मामूल कभी झूठ नहीं बोलता, अपने आमिल से कोई बात नहीं छुपाता, इसलिए आयरन की बातों पर भरोसा करना पड़ा। सुबह होने से पहले हार्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बयान दिया, मैं तकरीबन मशीन तक पहुंच चुका था। पीटर पॉल ने गोलियां चलाकर मुझे दोनों पांवों से माजूर कर दिया। तनाना ने जो अहम कागजात दिए थे उन्हें फरहाद ने ख्याल ख्वानी के जरिए आकर जला डाला। इन तमाम बयानात की रोशनी में साबित हो गया कि मशीन और दोनों बहनें फरहाद के कब्जे में हैं। सुपर मास्टर ने बहराम को अपने पास बुलाकर कहा, गंगोली तुम अच्छे जा रहे हो। तुमने मशीन से ताल्लुक रखने वाले पीटर पॉल, आयरन, हार्डी सबको गिरफ्तार किया। बस आखिरी कोशिश कर डालो, फरहाद इस शहर से बाहर नहीं निकल सकेगा। मैंने शहर के चारों तरफ मुसल्लह फौजियों की आहनी दीवार खड़ी कर दी है। वह फिजाई और दरियाई रास्तों से भी नहीं जा सकेगा। मैं उस कमबख्त के लिए चप्पे चप्पे पर बारूद बिछा रहा हूँ। मैं तुम्हें खसूसी इख्तियारात के ये कागजात दे रहा हूँ। इनके जरिए तुम किसी भी घर में घुसकर तय खाने और चोर रास्तों का सुराग लगा सकते हो। मैंने कहा, बाकी हमारे अतराफ घेरा तंग हो रहा है। हम तय खाने में भी महफूज नहीं रह सकेंगे। मशीन को चारों सूटकेस में पैक करो। तनाना ट्रांसफार्मर मशीन के ऑपरेशन से गुजर चुकी थी, अभी सो रही थी। मोरीना कुछ देर में बेदार होने वाली थी। उससे शराबी को मैंने अब तक सुला रखा था। हम मशीन पैक करने के बाद चारों सूटकेस गैराज में ले आए। फर्नांडो ने मुझे जो मखसूस कार दी थी उसकी डिग्गी में चारों सूटकेस रख दिए। मैंने वही 2 पुर्जे फिर निकाल लिए। उन्हें लेकर बागीचे के एक गोशे में आया। वहां थोड़ी सी खुदाई की, फिर प्लास्टिक की थैली में लिपटे हुए पुर्जों को वहां छुपाकर मिट्टी बराबर कर दी। गुलाम बाकी गैराज में इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? मैं इस कार में जा रहा हूँ। रास्तों की सख्त चेकिंग हो रही है। फौजी जवान कार की डिग्गी खोलकर देख सकती हैं। मैं बच निकलने की कोशिश करूंगा। तुम अंदर जाओ। मोरीना बेदार हो गई होगी। उसमें यकीनन एक राहबा की सादगी और सच्चाई पैदा हो चुकी होगी। फिलहाल तुम मुझसे नफरत न करना। उसके साथ यहाँ से निकलकर करीबी पुलिस स्टेशन चले जाओ। खुद को कानून के हवाले करो। इसके बाद मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। तनाना और उससे शराबी का क्या होगा? तुम्हारे जाने के बाद वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने कार गैराज से निकाली, फिर वहां से ड्राइव करता हुआ जाने लगा। बाकी मेरी हदायत के मुताबिक तय खाने में आया। मोरीना बिस्तर पर बैठी परेशानी से सोच रही थी, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। वह बिस्तर से उठकर तय खाने के दूसरे हिस्से में आई। अपनी बहन तनाना को देखकर याद आया कि दोनों बहनें फरहाद के साथ किसी पनाहगाह में आई थीं। फिर उसे जबरन ट्रांसफार्मर मशीन के अमल से गुजारा गया था। उसने सोचा, क्या फरहाद और गुलाम बाकी ने मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें ख़त्म कर दी हैं?
वो ख्याल खुआने की कोशिश करने लगी। इतने में गुलाम बाकी की आवाज़ सुनाई दी, क्या सोच रही हो? उसने पलट कर देखा, फिर पूछा, तुमने हम बहनों के साथ क्या किया है? तुम्हें आयरन और हार्डी के शहर से निकाला है। टेलीपैथी तुम दोनों के लिए अजाब जान बन गई थी। हमने इस अजाब से तुम्हें निजात दिला दी है। मोरिना ने एक सर्द आ भर कर कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। बाकी ने कहा, तुम तो बहुत मगरूर और तुनक मिजाज हो, क्या हमारी हरकत पर गुस्सा नहीं आ रहा है? वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाकी के सामने आई, फिर उसके शाने पर हाथ रखकर बोली, मेरे बच्चे, हम सब फानी हैं। गुस्सा और गुरूर इंसान को वक्त से पहले मार डालते हैं। फिर उसने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए कहा, मसीह आजम हमें सब्र की तौफीक दे। जो चीज़ हमसे छिन जाए उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर मशीन ने करिश्मा दिखाया था। वो राहबा के अंदाज में सोच रही थी और बोल रही थी। मैंने शराबी को जगाया, वो उठकर बैठ गया। मरीना और बाकी को देखकर बोला, मैं कहाँ हूँ? बाकी ने कहा, तुमने रात को ज्यादा पी ली थी, भटक कर यहाँ आ गए थे। अब यहाँ से जाओ, पुलिस आने वाली है। वो बुड़बुड़ाता हुआ तहखाने से बाहर चला गया। मैंने कहा, बाकी पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं, वहीं से फ़ोन पर राब्ता कायम करो। फौजी जवान दौड़े चले आएंगे, मगर थोड़ा इंतजार कर लेना, तनाना को बेदार होने दो। बाकी ने वक्त गुजारने के लिए मोनिना से पूछा, क्या तुम्हें पिछली तमाम बातें याद हैं? बेशक, भला याद क्यों नहीं रहेंगी? क्या तुम्हें याद है तुम नन्ही सी बच्ची बन गई थी? वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरी तरह हर औरत पहले बच्ची होती है, लेकिन तुम पिछली रात बच्ची बन गई थी। हमने तुम दोनों बहनों का ब्रेन वॉश किया था। क्या होगा? बेहोशी में उम्र का कितना हिस्सा गुजर जाता है ये मालूम नहीं होता। इसी तरह मुझे ब्रेन वॉशिंग के मुतालिक कुछ मालूम नहीं। तुम अभी क्या महसूस कर रही हो? मैं खुद को बहुत हल्की फुल्की महसूस कर रही हूँ। यूं लगता है जैसे मैंने नया जन्म लिया है। आयरन की आंखें याद आती हैं? आयरन? वह सोचने लगी, उसका तसव्वुर करने लगी, फिर बोली, हाँ, बड़ी खतरनाक आंखें हैं, मैं कभी उसके सामने नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना चाहिए, तुम तो उससे इश्क करती हो। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, इंसान खता का पुतला है। खुदावंद यीशु हम सबको माफ़ करे, मैं गुनाहगार हूँ। अब मैं सारी जिंदगी राहबा बनकर चर्च में गुजारूंगी। बाकी ने कहा, कितने नेक ख्यालात हैं। खुदा हर ब्यूटी क्वीन को ऐसे नेक और पारसा ख्यालात अता करे, आमीन। 1 घंटे बाद तनाना बेदार हो गई। मोरिना और बाकी उसे खामोशी से तकने लगे। वो ट्रांसफॉर्मर मशीन का रद्दअमल देखना चाहते थे। वह थोड़ी देर तक बिस्तर पर पड़ी रही, कुछ सोचती रही, फिर उठकर बैठ गई। मोरिना और बाकी उसके सामने आ गए। मोरिना ने पूछा, हेलो तनाना, ठीक हो ना? वो जरा नकाहत से मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ, जरा कमजोरी महसूस हो रही है। गुलाम बाकी ने कहा, तय खाने से बाहर चलो, ताज़ा फल खाओगी और दूध पियोगी तो तवानाई बहाल हो जाएगी। उसने बिस्तर से उतरकर चलते हुए पूछा, मेरे आका कहाँ हैं? आका? बाकी ने ताजुब से पूछा, कौन आका? तनाना ने कहा, वही जो तुम्हारे हैं वो मेरे भी आका हैं। मैं उनकी बांदी हूँ, अपनी खाल के जूते बनाकर उन्हें पहना सकती हूँ। या हैरत! बाकी ने पूछा, तुम मेरे आका फरहाद साहब को पूछ रही हो? और कौन हो सकता है मेरा आका? बताओ ना, कहाँ है वो? बाकी ने कहा, कोई आका अपने गुलाम और बांदी को बताकर नहीं जाता, वो भी मुझे बताकर नहीं गए। इतना जरूर कहा है कि हम खुद को कानून के मुहाफिजों के हवाले कर दें। तनाना ने कहा, जब मेरे आका का हुक्म है तो हम अभी तामील करेंगे। मोरिना ने कहा, मगर मैं हवालात में नहीं, चर्च में जाना चाहती हूँ। बाकी ने कहा, जन्नत में घर बनाने की इतनी जल्दी भी ना करो। हमारी दुनिया के लोग तुम्हें चर्च तक पहुंचने दें तो जरूर चली जाना। उसने तनाना के आगे फल और दूध वगैरह रखकर रिसीवर उठाया, नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर कहा, मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी से बात करना चाहता हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम गुलाम बाकी है। मोरिना और तनाना मेरे पास हैं। प्लीज होल्ड ऑन। चंद सेकंड के बाद ही बहराम गंगोली की गुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम? बाकी ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप। यू नॉनसेंस, जब मैंने एक बार अपना नाम बता दिया है तो बार बार क्यों पूछते हो? वो गुस्से से तिलमिलाकर बोला, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, अपना पता बताओ। ऐसा कौन अहमक है जो सर तुड़वाने के लिए पता बताएगा? मैं कहता हूँ मेरा वक्त ज़ाया ना करो। वक्त तुम ज़ाया करे हो ताकि मैं जिस नंबर से बात करूँ वो डिटेक्ट हो जाए, फिर ये मालूम करना आसान हो जाएगा ये फ़ोन किस बंगले में है। लेकिन नहीं, तुम बहुत गुस्से में हो। यहाँ पहुँचते ही मुझसे बदतमीजी करोगे, लिहाजा मैं मोरिना और तनाना को लेकर जा रहा हूँ। बहराम गंगोली ने जल्दी से चीख कर कहा, खबरदार, कहीं ना जाना। मेरा मतलब खबरदार नहीं है, मैं इल्तजा कर रहा हूँ, अपना पता बताओ और इंतजार करो। क्या वाकई इल्तजा कर रहे हो? क्या हाथ भी जोड़ रहे हो? हाँ, मैं हाथ जोड़कर इल्तजा कर रहा हूँ। गुलाम बाकी ने उसे पता बता दिया। सिर्फ 15 मिनट में बहराम अच्छी खासी फौज के साथ वहां पहुंच गया। उस बंगले को चारों तरफ से घेरने के बाद एक अफसर ने बुलंद आवाज से कहा, मिस्टर बाकी, तुम तीनों हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। अगर यहाँ और कोई छुपा हुआ है तो उसे भी यही हुक्म दिया जाता है। गुलाम बाकी ने तनहा बाहर निकलते हुए कहा, जब मैंने खुद यहाँ आने की दावत दी है तो तुम लोग इस कदर तकल्लुफात से क्यों काम ले रहे हो? दूसरे अफसर ने पूछा, मोरिना और तनाना कहाँ हैं? मैं तनहा ये देखने आया हूँ कि मेरे साथ क्या सलूक होगा। अगर बुरा हुआ तो जवाबन बहुत बुरा होगा। तू गुलाम के बच्चे हमें धमकी दे रहे हैं। बहराम गंगोली गालियां देते हुए बाकी की जानिब बढ़ना चाहता था। पीछे खड़े हुए अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी टांग में गोली मारी। बहराम लड़खड़ा कर गिरा। गोली मारने वाले अफसर को गाली देना चाहता था, उसने दूसरी टांग में गोली मारी। उस वक्त तक दूसरे अफसर के हुक्म पर फौजी जवानों ने फायरिंग करने वाले अफसर को दोनों तरफ से जकड़ लिया था। दूसरे अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, एक को पकड़ोगे तो दूसरा अफसर गोली मारेगा। जब तक बहराम के मुंह से गालियां निकलती रहेंगी, फरहाद इसके जिस्म में एक एक गोली उतारता जाएगा।
मेरा नाम सुनते ही सबको चुप लग गई। मैंने दूसरे अफसर की जुबानी कहा, इस गर्म दिमाग वाले ऑफिसर उन स्पेशल ड्यूटी को ले जाओ, किसी ठंडे दिमाग वाले अफसर को बुलाओ। बहराम गंगोली अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। दूसरी टांग में पेवस्त होने वाली गोली अंगारे की तरह देख रही थी। इसके बावजूद वो गैर मामूली कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था। एक जख्मी दरिंदे की तरह जमीन पर लौट रहा था। कई जवानों ने उसे काबू में किया। उसे सुपर मास्टर का हुक्म सुनाया गया कि फिलहाल उसे जेर इलाज रहने के लिए छुट्टी दी जा रही है, लिहाजा इन मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। वो सुपर मास्टर का हुक्म सुनकर मजबूर हो गया। वहां से एक एम्बुलेंस में चला गया। दूसरे अफसर ने कहा, मिस्टर बाकी, हम दोस्ताना माहौल में बातें करेंगे। गुलाम बाकी चंद अफसरान के साथ उस बंगले के ड्राइंग रूम में आया। वहां मोरीना और तनाना मौजूद थी। उनका तारुफ अफसरों से कराया गया। बाकी ने कहा, आप अपने जवानों को हुक्म दे सकते हैं कि वो पूरे बंगले की तलाशी ले और तय खाने में भी जाकर मुतमईन हो जाएं। फौजी जवान अपने अफसर के हुक्म की तामील करने लगे। एक और अफसर ने पूछा, मिस मोरीना, आप और मिस तनाना ख्याल ख्वानी करती हैं? मोरीना ने जवाब दिया, पिछली रात तक कर सकती थी। फरहाद ने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए हमारे दिमाग को टेलीपैथी से खाली कर दिया है। वो मशीन कहाँ है? फरहाद साहब ले गए हैं। वो यहाँ से कब गए? तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। सुना है मशीन काफ़ी बड़ी है। वो इसे कहाँ ले गए हैं? मशीन के 4 हिस्से किए गए हैं। उन्हें 4 सूटकेसों में रखकर कार की डिग्गी में ले गए हैं। मिस्टर बाकी, तुम मिस्टर फरहाद के वफादार हो? तनाना ने कहा, मैं भी वफादार हूँ। मोरीना ने कहा, मैं सिर्फ फरहाद की नहीं, सारी इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ, इसलिए रहबा बनना चाहती हूँ। अफसर ने मोरीना को नज़रअंदाज करके तनाना और बाकी से पूछा, तुम दोनों वफादारी का दावा करते हो, फिर फरहाद साहब के मुतालिक जो रिपोर्ट दे रहे हो उसे हम सच कैसे मान लें? आपको मानना होगा, क्योंकि 2 घंटे पहले मशीन यहाँ थी, अब नहीं है, और फरहाद साहब भी नहीं है। बाकी हम 3 मौजूद हैं। इस तरह साबित होता है कि फरहाद साहब मशीन ले गए हैं और इसे ले जाने के लिए कार इस्तेमाल की है। दूसरे अफसर ने कहा, अभी मिस्टर फरहाद ने बहराम साहब को गालियां देने की सजा दी है। क्या वो यकीन दिला सकते हैं कि मशीन उनके पास है? मैंने एक अफसर की जुबान से कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। मुझे मशीन के मुतालिक यकीन दिलाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं तुम लोगों के दरमियान मुसलसल नहीं रह सकता, क्योंकि अपनी जगह मसरूफ़ हूँ। अलबत्ता मेरे साथियों को खतरा लायक होगा तो मैं उनकी हिफाजत के लिए पहुँच जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ। बाकी ने कहा, ऑफिसर, मेरे आका को बार बार यहाँ आने की जहमत न दो। हम जो बयान दे रहे हैं वो गलत नहीं है। अफसर ने कहा, अगर तुम्हारा बयान बिल्कुल दुरुस्त है तो सच कहने में भी कोई मसलियत होगी। बाकी ने कहा, मोरीना राहबा बनकर जन्नत में जाना चाहती है। हम सच बोलकर जाना चाहते हैं। भला मोरीना से पीछे क्यों रहेंगे? क्यों तनाना? और नहीं तो क्या, ये यकीन नहीं करते ना से ही, हम तो सच बोलते रहेंगे। अफसर ने कहा, अब तक मशीन जिसे मिलती रही वो उसे लेकर दूसरों से छुपाता रहा, मगर तुम लोग फरहाद साहब का भेद खोल रहे हो। बाकी ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, कार का मॉडल और नंबर वगैरह भी नोट कर लो। अफसर ने फौरन ही नोट किया। फिर ट्रांसमीटर से हदायत देने लगा कि फलां मॉडल और नंबर की गाड़ी जहां नजर आए उसे घेर लो। फिर उसने कहा, मिस्टर बाकी, अगर ये कार पकड़ी गई तो इसके साथ मिस्टर फरहाद भी पकड़े जाएंगे। बेशक पकड़े जाएं। इसका मतलब है मिस्टर फरहाद कोई जबरदस्त चक्कर चला रहे हैं। ये तो वही बता सकते हैं। अफसर ने जवानों को हुक्म दिया, इन तीनों को गाड़ी में बिठाओ। दूसरे जवानों ने आकर कहा, सर, हमने पूरा बंगला और तहखाना देख लिया है, यहाँ कोई काबिल गिरफ्त चीज नहीं है। एक फौजी जवान हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा। बाकी ने कहा, ऑफिसर, हथकड़ी लगाई जाएगी तो यहाँ तुम सब एक दूसरे को गोली मारना शुरू कर दोगे। बोलो, क्या मंजूर है? अफसर ने हथकड़ी लगाने से मना किया। तीनों को गाड़ी के पिछले हिस्से में पहुंचाया गया। मैं दूसरी जगह मसरूफ था। मैंने पिछली रात से मंगल पांडे की खबर नहीं ली थी। उसकी तरफ से कदरे इत्मीनान था। सुपर मास्टर और बहराम को यकीन था कि उसी के जरिए मशीन हाथ आएगी, लिहाजा उसे खास मेहमान बनाकर रखा गया था। वैसे सुपर मास्टर दरपर्दा ये मालूमात हासिल कर रहा था कि मंगल पांडे की हिंदुस्तान में क्या हैसियत है और वह अमरीका पहुंचते पहुंचते किस तरह इंटरनेशनल जासूस बन गया। एक सुराग रसा ने रिपोर्ट दी, मंगल पांडे इंडियन इंटेलिजेंस के साथ उस तैयारे में था जिसमें पारस भारत से फरार हो रहा था। वो तैयारा अगवा करके तेल अवैब में पहुंचाया गया था। वहां जिस तरह पारस, सोनिया और शीबा वगैरह को शाही मेहमान बनाकर रखा गया था, उसी तरह मंगल पांडे को भी वीआईपी हैसियत दी गई थी। इस सिलसिले में शुबह है कि पांडे को फरहाद की सरपरस्ती हासिल है या फिर मंगल पांडे ने तेल अवैब में हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए थे, इसलिए इसराइली हुकाम उसकी कदर करते थे और अपने यहाँ इंटेलिजेंस में एक एजाजी ओहदा दिया था। रिपोर्ट पेश करने वाले सुराग रसा की 2 बातें अहम थीं। एक तो ये कि फरहाद ने किसी खास मकसद के तहत पांडे को टेक्सास भेजा है। दूसरी बात यह कि इसराइली इंटेलिजेंस में एजाजी ओहदा हासिल करने के बाद वो इसराइली हुकाम के ईमा पर मशीन हासिल करने आया है। इस रिपोर्ट ने मंगल पांडे को मशकूक बना दिया। सुपर मास्टर ने सोचा, उसकी असलियत मालूम करने का एक ही तरीका है, बहराम तनवीमी अमल के जरिए अंदर की सारी बातें उगलवा लेगा। बहराम गंगोली एक फौजी टीम के साथ जगह जगह मशीन के लिए छापे मार रहा था। दूसरे दिन पता चला फरहाद ने ख्याल ख्वानी के जरिए फौजी अफसर के हाथों उसे दोनों टांगों से माजूर बना दिया है। ऐसी हालत में वो किसी पर तनवीमी अमल के काबिल नहीं रहा, यानी वह मंगल पांडे से उसके अंदर की बात नहीं उगलवा सकता था। सुपर मास्टर जानता था
गोलियां लगने और काफी मिकदार में खून बहने के बाद बहराम अपने दिमाग में ख्याल ख्वानी करने वालों को महसूस नहीं कर सकेगा, लिहाजा उसने बहराम से तमाम राब्ते खत्म कर दिए। जहां वो तन्हाई में उससे मिलता वो जगह मुकफ्फल करा दी थी। जिस अस्पताल में वो जेरे इलाज था वहां अहकामात पहुंचा दिए थे कि ना वो सुपर मास्टर से राब्ता कायम करने की कोशिश करे और ना ही खसूसी इख्तियारात से वो आइंदा काम ले सकेगा। जब मैं मंगल पांडे के पास पहुंचा तो वो एक बिस्तर पर बंधा पड़ा था और गुस्से से पूछ रहा था, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। एक औरत मुस्कुराते हुए उस कमरे में आई। उसके हाथ में एक सिरिंज थी। उसने कहा, तुम पर तनवीमी अमल किया जाएगा। वह थूक निकलते हुए बोला, लेकिन ये सिरिंज किस लिए है? जो मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं वो ट्रांस में नहीं आते। तुमने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, यकीनन तुम भी मजबूत कुव्वत इरादी रखते हो, लिहाजा इंजेक्शन के जरिए तुम्हारे असाब को कमजोर बनाया जाएगा। उस औरत ने हाथ बढ़ाकर उसकी आस्तीन फाड़ डाली, बाजू को नंगा कर दिया। वो रस्सियों में जकड़ा हुआ था। किसमिस आते हुए बोला, ठहरो, पहले बहराम को बुलाओ, वो मेरा दोस्त है। जब मैं सच बोलने का वादा करूंगा तो वो मुझ पर तनवीमी अमल नहीं करेगा। बहराम अस्पताल में है, ये अमल कोई और करेगा। उस औरत ने सुई बाजू में पेवस्त कर दी। सिरिंज की दवा उसके जिस्म में मुंतकिल करके वहां से चली गई। चंद लम्हों बाद ही वो कमजोरी और घबराहट महसूस करने लगा। मैंने उस औरत के दिमाग से मालूम किया, एक नए आमिल की खिदमत हासिल की गई थी। उस आमिल ने नायब सुपर मास्टर को यकीन दिलाया था कि वह मंगल पांडे की असलियत खोल कर रख देगा। थोड़ी देर बाद वो आमिल कमरे में आया। उसने पूछा, पांडे, मुझे पहचानते हो? पांडे ने बड़ी कमजोर सी आवाज में कहा, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारी किसी औरत ने मुझे कमजोर बना दिया है। मेरा दिल घबरा रहा है, भगवान के लिए मुझे तिब्बी इमदाद पहुंचाओ। आमिल ने कहा, मैं एक तरह का डॉक्टर हूँ, अपने अमल से इलाज करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। जैसा कहता हूँ वैसा ही करते जाओ, मेरी आंखों में देखो। वो देखने लगा। आमिल उसे ट्रांस में लाने की कोशिश करने लगा। मैं पांडे के दिमाग पर कब्जा जमा चुका था और उसकी जुबान से यूं कह रहा था जैसे आमिल से मुतासिर होता जा रहा हूं। उसे यकीन हो गया कि मैं उसका मामूल बन चुका हूं। उसने पूछा, तुम्हारा असल नाम क्या है? पांडे ने जवाब दिया, असल नाम मेरे माँ बाप जानते हैं और वो मर चुके हैं। तुम्हारा फरहाद से क्या ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक रसवंती दीदी से है। हम दोनों भारत के रहने वाले हैं, वो मेरी दीदी हैं। इस रिश्ते से फरहाद मेरे जीजा जी हैं। क्या तुम्हें फरहाद ने यहाँ भेजा है? मेरी दीदी ने भेजा है। फरहाद कहाँ है? जब मैं लंदन से रवाना हुआ था तो वो बाबा साहब के कमरे में बीमार पड़े हुए थे। तुम मेरे मामूल हो, हर सवाल का सही जवाब दोगे। मैं तुम्हारा मामूल हूँ, हर सवाल का सही जवाब दूंगा। यहाँ तक की रिपोर्ट के मुताबिक फरहाद मुख्तलिफ लोगों के दिमाग में बोलता है और बनफ्स नफीस मौजूद है। वो यहाँ मौजूद नहीं है, बाबा साहब के दायरे में बीमार हैं, यहाँ उनकी डमी है। मेरी रसवंती दीदी मेरे जीजा जी की डमी को गाइड करती हैं। गुलाम बाकी और तनाना के वफादारों के दिमाग में फरहाद बनकर बोलती हैं। अब से 3 घंटे पहले जो शख्स कार की डिग्गी में मशीन ले गया, क्या वो डमी फरहाद है? मैं नहीं जानता कौन अपनी कार में मशीन ले गया, क्योंकि वो खुद को फरहाद कहता है तो बेशक डमी होगा। तुम मशीन तक पहुंचने का दावा कैसे करते हो? रसवंती दीदी ने वादा किया था कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे मशीन तक पहुंचाएंगी। मेरी दीदी जुबान की धनी है, वो मुझे जरूर मशीन तक पहुंचाएंगी। क्या इस तनवीमी अमल के वक्त तुम्हारी दीदी मौजूद नहीं है? नहीं, वो पिछली रात से दूसरी जगह मसरूफ हैं। तुम अपनी दीदी की दूसरी मसरूफियात के मुतालिक क्या जानते हो? मैं ज्यादा नहीं जानता। दीदी सिर्फ इतना कहकर गई थी कि वो मोरीना और तनाना का ब्रेन वॉश करने वाली हैं। मेरे तनवीमी अमल के बाद तुम रसवंती से क्या कहोगे? मैं अपनी दीदी से झूठ नहीं बोलता। मैं उन्हें बताऊंगा कि एक इंजेक्शन के जरिए मुझे असाबी कमजोरियों में मुब्तला किया गया, फिर मुझ पर तनवीमी अमल किया गया। तुम मेरे मामूल हो, मैं सख्ती से हुक्म देता हूँ, तुम इस तनवीमी अमल को भूल जाओगे। मैं तुम्हारा मामूल हूँ, इस तनवीमी अमल को भूल जाऊंगा। इस अमल से पहले जो इंजेक्शन दिया गया था उसे भी भूल जाओगे। मैंने पांडे की जुबान से उसके हुक्म को दोहराया। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने उसे तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया। मंगल पांडे की आंखें बंद थी। मैंने पूछा, कहो, यह तनवीमी अमल कैसा रहा? फरहाद साहिब, आपने उसे खूब उल्लू बनाया, मगर मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। फिक्र ना करो, इंजेक्शन का असर आर्जी है। नींद पूरी करने के बाद पहले की तरह तवानाई महसूस करोगे। अब सो जाओ। मैंने उसे 1 घंटे के लिए सुला दिया। पहले यह ख्याल नहीं था कि मैं खुद को सुपर मास्टर के सामने डमी साबित करूं। वैसे भी मेरे तमाम दुश्मन मुझे रूबरू पाकर मेरे असली फरहाद होने का यकीन नहीं करते थे। वो मेरी डमी से बार बार धोखा खा चुके थे। उधर गुलाम बाकी, तनाना और मोरीना को गिरफ्तार करने वाले अफसरान भी यही शुबा कर रहे थे कि कार की डिग्गी में मशीन ले जाने वाला असल फरहाद होता तो बाकी वगैरह कभी उसकी निशानदेही ना करते। फिर ऐसे ही वक्त उन्होंने पांडे पर तनवीमी अमल किया तो मुझे खुद को डमी साबित करने का भरपूर मौका मिल गया। अब उन्हें उस डमी फरहाद की तलाश थी जो अपने साथ मशीन ले गया था। उन्होंने शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया था। फौज यूं फैली हुई थी जैसे किसी बहुत बड़े किले का मुहासरा कर चुकी हो। कोई शख्स किसी खेत या जंगल या झाड़ियों से भी गुजर कर ना बाहर जा सकता था ना अंदर आ सकता था। दरियाई रास्ते से कोई कश्ती या लॉन्च शहर से बाहर नहीं जा सकती थी। तमाम फ्लाइंग क्लब बंद कर दिए गए। किसी हेलीकॉप्टर या तैयारे को परवाज की इजाजत नहीं थी। जब यह मालूम हुआ कि मशीन किसी कार की डिग्गी में ले जाई गई है तो पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। किसी को गली में निकलने की भी इजाजत नहीं दी गई। अगर होटल, क्लब, सिनेमा या थिएटर खुले होते तो मुझे छुपने में दुश्वारी न होती। शहर में जितने अजनबी हो सकते थे उन्हें किसी भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर रिपोर्ट देने की ताकीद की गई थी। ऐसी हालत में मुझ अजनबी को किसी घर में जगह नहीं मिल सकती थी। वैसे अब कहीं छुपने की जरूरत भी नहीं रही थी। मैं अपने तमाम जरूरी काम निपटा चुका था।
मैंने एक अफसर को ख्याल खोने के जरिए मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हारी पुलिस चौकी के करीब पहुंच रहा हूँ, मेरे इस्तकबाल के लिए निकल आओ। ये इतला मिलते ही वहां खलबली मच गई। अफसर का हुक्म मिलते ही तमाम पुलिस और फौज के जवान राइफलें और मुख्तलिफ किस्म की गन्ने संभालते हुए चौकी के सामने वाले रास्ते को रोकने के लिए महाज बनाने लगे। अफसरान ये जानते थे कि जब फरहाद खुद को हवाले करने आ रहा है तो इसके लिए पुलिस वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी और डिसिप्लिन से मजबूर थे। मैं कार ड्राइव करता हुआ ठीक चौकी के सामने आकर रुक गया। मेरे अतराफ दूर तक तमाम हथियार तने हुए थे। मैं थोड़ी देर तक बैठा रहा। उधर भी सब अपनी अपनी जगह साकित थे। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इत्मीनान से चलते हुए निशाने पर रखे हुए हथियारों के दरमियान से गुजरता हुआ अफसरान के पास आया। एक अफसर ने पूछा, क्या तुम फरहाद हो? मैंने कहा, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है मैं फरहाद हूँ। वह मशीन कहाँ है? मेरे पास एक चलती फिरती मशीन है जिसे कार कहते हैं, वो उधर खड़ी है। तुम्हारे साथियों ने बताया कि मशीन कार की डिग्गी में है। कमाल है, कार सामने खड़ी है, कार के साथ डिग्गी भी है। तुम्हें जाकर देखना चाहिए या सवाल करना चाहिए। दो अफसर फौरन ही सिपाहियों के साथ कार के पास गए। उसकी डिग्गी खोली, अच्छी तरह झांक कर देखा, कार के अंदर भी नजर डाली। फिर वहां से चीख कर कहा, यहाँ तो मशीन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तेजी से करीब आए, एक गुस्से से कुछ कहना चाहता था। मैंने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, गुस्से में जुबान से गाली निकल जाती है, और गालियां देने वाले बहराम गंगोली का हशर तुम लोगों ने देख लिया है, लिहाजा बात करते वक्त दिमाग ठंडा रखो। मैं वहां से पलटकर दफ्तर में आया, फिर आराम से कुर्सी पर बैठ गया। वो तमाम अफसरान मेरे पीछे चलते हुए आए। एक अफसर ने कहा, तुम मुल्जिम हो, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, खड़े हो जाओ। मैंने कहा, ऑफिसर, तुमने मुझे कुर्सी से उठने के लिए कहा है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम मेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठोगे। वह हकारत से बोला, तुम और मुझे कुर्सी पर बैठने से रोकोगे? मैं भी देखूं तुम क्या चीज़ हो। वह बुड़बुड़ाता हुआ सामने वाली कुर्सी के पास गया, फिर मेरी तरफ देखकर बैठ नहीं चाहता था। पीछे खड़े हुए एक अफसर ने मेरी मर्जी के मुताबिक कुर्सी हटा दी। वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। मैं जानता था ऐसे वक्त बेख्तियार उसके मुंह से गालियां निकलेंगी। इससे पहले मैंने उसकी जुबान दांतों के दरमियान कर दी। वह तिल मिला कर रह गया। पीछे से कुर्सी हटाने वाले अफसर को घूंसा दिखाने लगा। वह सिर्फ घूंसा ही दिखा सकता था, जुबान से कुछ कहने के काबिल नहीं रहा था। पीछे खड़े हुए अफसर ने कहा, मैंने बेख्तियार कुर्सी खिसकाई थी। ज़ाहिर मिस्टर फरहाद ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। मैं आप तमाम जिम्मेदार अफसरान को सुपर मास्टर का हुक्म याद दिलाना चाहता हूँ। हमें सख्ती से ताकीद की गई है कि हम मिस्टर फरहाद और उनके साथियों को अपनी तरफ से शिकायत का मौका न दें। दूसरे अफसर ने कहा, यह दुरुस्त है, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और मिस्टर फरहाद से दरख्वास्त करेंगे कि वो मशीन हमारे हवाले कर दें। मैंने कहा, वो ऐसी मशीन नहीं है जिसे राजी खुशी किसी के हवाले किया जाए। तुम लोगों ने शहर के अंदर और बाहर इतना सख्त पहरा लगाया है कि एक चूंटी भी तुम्हारी आंख बचा कर नहीं जा सकती। मशीन तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसे निकल नहीं सकता। मशीन इसी शहर में होगी, जाओ ढूंढ निकालो। ये एक ज़बरदस्त चैलेंज था। मैंने झूठ नहीं कहा था, मशीन सचमुच इसी शहर में थी, लेकिन कहाँ थी? वह इस शहर की ज़मीन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खोदते चले जाते, वह बरामद ना होती। गोताखोरों की फौज दरिया की इब्तदा से इंतहा तक गहराइयों में डूबती उभरती रहती, मगर मशीन का एक पुर्जा भी नजर न आता। मैंने कोई हेलीकॉप्टर या तैयारा भी इस्तेमाल नहीं किया था। फिर वह मशीन इसी शहर में कहाँ है? यह सिर्फ जहानत का खेल है। यह ऐसी ज़हनी आजमाइश है जिसमें दुश्मन नाकाम रहेंगे। मैं दोस्तों से भी पूछता हूँ, वो ज़रा गौर करें, अपनी जहानत को आजमाएं और बताएं, मैंने इसी शहर में वह मशीन कहाँ ले जाकर छुपा दी है। आखिर वो ट्रांसफार्मर मशीन फरहाद के पास पहुंच गई है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैलती जा रही थी। जो सुपर ताकतें और खतरनाक तंजीमें बज़ाहिर हमारी दोस्ती का दम भरती थीं, वह मुझे मुबारकबाद देने के लिए बेचैन हो गईं। उन्होंने बाबा साहब के इदारे में जनाब शेख अल फारिस को मुबारकबाद देते हुए कहा, हमें यकीन है अब वो ट्रांसफार्मर मशीन मनफी सोच रखने वालों के हाथ नहीं आएगी और बाबा साहब के इदारे को महफूज रखेगी। गोया वो मुबारकबाद देने के बहाने मालूम करना चाहते थे कि मशीन कहाँ छुपा कर रखी जाएगी। फिर यह खबर फैली कि सुपर मास्टर ने मुझे कहीं नज़रबंद कर रखा है। इस खबर ने मशीन की पोजीशन मशकूक कर दी। अब तरह तरह की क्या साराइयाँ होने लगी। अगर मैं सुपर मास्टर की कस्टडी में हूँ तो मशीन भी सुपर मास्टर के पास ही होगी। मास्कमैन और इसराइली हुक्काम का ख्याल था कि मैंने मशीन पहले ही पार कर दी है, खुद को वहां से निकाल न सका, इसलिए उनकी हिरासत में हूँ। तमाम बड़े बड़े ममालिक और बड़ी बड़ी तंजीमों के जासूस टेक्सास शहर के आसपास भटक रहे थे। किसी को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी और ना ही कोई शख्स उस शहर से बाहर आ सकता था। मेरी गिरफ्तारी के बाद भी इस शहर में कर्फ्यू नाफिज रहा। इस शहर से तमाम दुनिया का राब्ता ख़त्म कर दिया गया। तो सभी को इस बात का यकीन हो गया कि मशीन अभी सुपर मास्टर के हाथ नहीं आई है। अगर उसके पास होती तो इस शहर को करंटीना बनाकर ना रखा जाता। इस शहर ने सबको तो जासूस में मुब्तला कर रखा था। अंदर क्या हो रहा है ये बाहर की दुनिया वाले जानने के लिए बेचैन थे। मास्कमैन जनाब शेख अल फारिस से रब्ता कायम करके रसवंती से बात करना चाहता था। उधर इसराइली हुक्काम शीबा से इल्तिजा कर रहे थे कि वह फरहाद से रब्ता कायम करे और मालूम करे कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या मशीन के सिलसिले में सुपर मास्टर और फरहाद के दरमियान कोई समझौता हो रहा है? कोई ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से इस शहर को वक्ती तौर पर सारी दुनिया से काट कर अलग कर दिया गया है। लोगों का यह अंदाज़ा दुरुस्त था। सुपर मास्टर अब समझौता करने पर आमादा था।
उसके हुक्म से मुझे उसी बंगले में नजरबंद किया गया था जिसके तहखाने में मैंने मशीन के जरिए मोरीना और तनान्ना की ब्रेन वॉशिंग की थी। मेरी इस रिहाइशगाह की बार बार तलाशी ली गई। उसके हर हिस्से के फर्श को खोद कर देखा गया था। बंगले के बाहर बागीचे का जितना हाथा था वहां की जमीन भी खोदी गई थी। यहाँ उन्हें छोटी सी कामयाबी हासिल हुई। मशीन के 2 पुर्जे मैंने उसी बागीचे के एक गोशे में छुपा दिए थे, लिहाजा खुदाई के दौरान वह पुर्जे बरामद हो गए। अब वो पुर्जे उसी ट्रांसफार्मर मशीन से ताल्लुक रखते थे या नहीं, इसकी तस्दीक मुझसे कराई गई। वो पुर्जे मेरे सामने पेश किए गए। मैंने तायीद में सर हिलाकर कहा, बेशक ये मैंने छुपाए थे और इनका ताल्लुक ट्रांसफार्मर मशीन से ही है। एक अफसर ने कहा, मिस्टर डमी, हमें मोतबर जराए से मालूम हो चुका है कि तुम फरहाद नहीं हो, फरहाद की डमी हो। हम तुम्हारे जरिए मिस्टर फरहाद से पूछना चाहते हैं, आखिर वो मशीन को हमसे क्यों छुपा रहे हैं और उसे छुपाकर वो क्या हासिल कर लेंगे, जबकि शहर से बाहर एक दिन का भी ले जाना मुमकिन नहीं। जिस तरह हमने 2 पुर्जे बरामद किए उसी तरह पूरी मशीन बरामद कर लेंगे। मैंने पूछा, यह कैसे मालूम हुआ कि मैं फरहाद नहीं हूँ? दूसरे अफसर ने कहा, यह हमारा मौजू नहीं, तुम मशीन के सिलसिले में फरहाद साहब से बात करो और हमें जवाब दो। मैंने कहा, फरहाद साहब कह रहे हैं वो 2 पुर्जे फाजिल थे जिन्हें वहां छुपाया गया था, वरना पूरी मशीन अपनी जगह मौजूद है। वह जगह कहाँ है ये फरहाद साहब ही जानते हैं। हम फरहाद साहब से भी पूछ रहे हैं। जरा ठहरो, मैं पूछ कर बताता हूँ। मैं थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, वो कह रहे हैं जो लोग इतने नाअहल हों कि पूरे शहर को सारी दुनिया से काटने और कर्फ्यू नाफिज करने के बावजूद मशीन तलाश ना कर सकें, ऐसे लोगों के हाथों में मशीन कभी नहीं पहुंचना चाहिए। एक अफसर ने कहा, मिस्टर फरहाद हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। ये तुम लोगों की इज्जत अफजाई है कि वो तुमसे बात कर रहे हैं, वरना इन मामलात पर तुम्हारे बड़े ही उनसे गुफ्तगू कर सकती हैं। हमारे बड़े बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम उनके नुमाइंदे हैं। मैंने कहा, टेलीपैथी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, सच और झूठ पकड़ लिए जाते हैं। तुम लोगों का ताल्लुक पुलिस इंटेलिजेंस और फौज के दूसरे शोबों से है, जबकि फरहाद साहब सिर्फ ऐसे ही नुमाइंदों से बात करेंगे जिनका ताल्लुक सुपर मास्टर की रिजर्व आर्मी से होगा। मेरे आसपास बैठे हुए अफसरान मुझे घूर रहे थे और सोच रहे थे मुझ पर उनका बस नहीं चल सकता, वरना अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके मुझे अजियतें पहुंचा सकते थे। तरह तरह से तशद्दुद करके मशीन तक पहुंचने की जरूर कोशिश करते, लेकिन उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं है। जिन दिनों सुपर मास्टर ने जोजो को अगवा कराया था और उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारना चाहा था, हमने उसे वार्निंग दी थी। उन्हें बताया था हम किस तरह उनके तमाम अहम फौजी अफसरान के दिमागों तक पहुंचे हुए हैं। उनका कोई भी खुफिया और अहम राज हमारे लिए राज नहीं है। हम उनके यूरेनियम के सबसे बड़े जखीरे को पल भर में तबाह कर सकते हैं और इसके अलावा जो नुकसानात पहुंचा सकते हैं, इसके बाद वो मुल्क सुपर ताकत नहीं रहेगा बल्कि दूसरी सुपर ताकत का मोहताज हो जाएगा। ये धमकियां हमने जोजो के लिए दी थी, जो दुश्मनों की बहन थी और जिसे हमने बेटी बनाया। वह भी मुझे असली फरहाद नहीं समझ रहे थे, लेकिन ये जानते थे कि एक डमी के लिए भी हम जान की बाजी लगा देते हैं और जो वार्निंग देते हैं उस पर ज़रूर अमल करते हैं। लिहाजा वो तमाम अफसरान मजबूर और बेबस थे, मेरी तरफ उंगली उठाकर भी गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। गुलाम बाकी, मोरीना और तनाना को दूसरी रहायशगाह में नजरबंद रखा गया था। वहां भी कई अफसरान उनके अतराफ बैठे हुए थे और तरह तरह के सवालात कर रहे थे। एक अफसर ने पूछा, मिस मोरीना, हम कैसे यकीन करें कि तुम्हारे दिमाग से ख्याल ख्वानी की सलाहियतें मिट चुकी हैं? मोरीना ने अपने सीने पर स्लीप का निशान बनाते हुए कहा, खुदावंद यसू हम सबको झूठ बोलने से बाज रखे और सच बोलने की तौफीक दे। मैं अब ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती। दूसरे अफसर ने पूछा, तनाना तुम क्या कहती हो? तनाना ने जवाब दिया, वही जो मेरी बहन कह रही है। इससे पहले भी हम अपना मुकम्मल बयान दे चुके हैं और वह बयान हर पहलू से दुरुस्त है। एक और अफसर ने पूछा, मिस्टर गुलाम बाकी, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक शख्स अगर पहली मंजिल से सफ़र शुरू करता है, दूसरी मंजिल तक आता है, तो कोई बात उसे रिएक्शन पर मजबूर कर सकती है और उसे दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर वापस ला सकती है। गुलाम बाकी ने मुस्कुराकर कहा, आप ये कहना चाहती हैं कि जिस तरह मोरीना और तनाना के दिमाग से मशीन के जरिए सलाहियतें मिटा दी गई हैं, वह सलाहियतें दोबारा वापस भी लाई जा सकती हैं? बेशक मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी ने कहा, लेकिन इनके दिमागों में दोबारा वो सलाहियतें वापस लाने के लिए मशीन कहाँ है? एक अफसर ने अपनी जगह से उठकर टहलने के अंदाज में कहा, हमारा तो ख्याल है ये एक लंबा फ्रॉड है। वो मशीन मिस्टर फरहाद के हाथ नहीं आई है। अगर उसके हाथ आई होती तो वह अब तक हमारे हाथ आ चुकी होती। हम 2 दिन से घर घर की तलाशी ले रहे हैं, कोई गली कूचा नहीं छोड़ा। इस शहर की तमाम गाड़ियों को अंदर से अच्छी तरह झांक कर देख लिया, किसी खुफिया खाने को नज़रअंदाज नहीं किया, ना ही किसी तय खाने को छोड़ा। वो मशीन इस शहर में होती तो हमारे हाथ ज़रूर लगती। मैं यकीन से कहता हूँ, मोरीना और तनाना की ख्याल ख्वानी की सलाहियतें मशीन के जरिए नहीं बल्कि मिस्टर फरहाद ने तनवीमी अमल के जरिए मिटाई हैं और ये सलाहियतें उन्हें दोबारा तनवीमी अमल के जरिए हासिल हो सकती हैं। मोरीना ने अपने सीने पर सलीब का निशान बनाते हुए कहा, हमें जिस्मानी और दिमागी तवानाई देने वाला वो कादिर मुतलिक है। कोई मशीन, कोई इंसानी अमल किसी को कुछ नहीं देता। तनाना ने कहा, ऑफिसर तुम चाहो तो अपने इत्मीनान के लिए हमें तनवीमी अमल से गुजार सकते हो। एक अफसर ने कहा, हम यही चाहते हैं। मिस्टर गुलाम बाकी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम मोरीना और तनाना से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। बाकी वहां से उठकर एक कमरे में चला गया। 2 अफसरों ने मोरीना के पास आकर कहा, तुम हमारे साथ चलो।
दूसरे 2 अफसरों ने यही बात तनाना से कही। तनाना अपनी जगह से उठकर उनके साथ चलते हुए एक बेडरूम में आई। वहां एक अफसर और 2 मुसल्लह फौजी जवान थे। उनके दरमियान हार्डी नजर आ रहा था। दूसरी तरफ मोरिना जिस कमरे में पहुंची वहां आयरन मुसल्लह फौजियों के दरमियान दिखाई दिया। कमरे के वस्त में 2 कुर्सियां एक दूसरे के बिल्कुल सामने और बिल्कुल करीब रखी हुई थी। एक कुर्सी पर मोरिना को बैठने के लिए कहा गया, दूसरी पर आयरन बैठ गया। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब और बिल्कुल आमने सामने हो गए, यानी इतने सामने के मोरिना आयरन की आंखों में साफ तौर से देख सकती थी। ये वही जालिम आंखें थी जो पहली नजर में ही हवास पर छा जाती थी, देखने वाले को अपनी गहराइयों में डुबो लेती थी, फिर इसे देखने का मौका नहीं देती थी। इन आंखों से एक बार चिपकने के बाद वहां से निजात हासिल नहीं होती थी। आयरन को गिरफ्तार करने के बाद तरह तरह से उस पर तशद्दुद किया गया था, तरह तरह से अजियतें पहुंचाई गई थी। उसे जिस्मानी और दिमागी तौर से कमजोर बनाया गया था ताकि बहराम गंगोली उस पर तनमीमी अमल कर सके। आयरन और हार्डी दोनों भाई जबरदस्त कुव्वत इरादी के मालिक थे। उनकी मुस्तकिल मिजाजी के सामने कोई तनमीमी अमल कामयाब नहीं हो सकता था, लेकिन जिस्म कमजोर हो जाए, दिमाग साथ ना दे तो इंसान पहाड़ नहीं रहता, एक जर्रे की तरह हकीर हो जाता है। बहराम गंगोली ने उसे हकीर बनाने के बाद उस पर तनमीमी अमल किया था और उसके अंदर की सारी बातें उगलवा ली थी। आयरन ने मामूल बनने के बाद इंकशाफ किया था कि उसने अपनी आंखों के जरिए मेजर ब्राइट को अपना फरमा बरदार बनाया। उसने उनके लिए मशीन का पूरा नक्शा तैयार किया, उसकी तफसीलात भी लिख दी थी। बहराम गंगोली ने कामिल की हैसियत से हुक्म दिया था, वो नक्शा और तमाम तफसीलात जहां भी हैं उस जगह की निशानदही करो। आयरन ने जवाब दिया था, हमारी बहन सलारा और एक और भाई जॉर्ज फ्रीमैन उस नक्शे के मालिक व मुख्तार हैं। हमने वो तमाम अहम कागजात उनके हवाले अपनी मर्जी से किए हैं और यह तय पाया है कि जब तक मेरी वो बहन और भाई एक और मशीन तैयार करने में कामयाब ना हो उस वक्त तक हमसे कोई राब्ता न रखें और रूपोश रहकर जिंदगी गुजारते रहें। लिहाजा हमें अपनी बहन सलारा और भाई जॉर्ज फ्रीमैन का पता ठिकाना मालूम नहीं है और ना ही उनसे कोई राब्ता कायम किया जा सकता है। कोई भी शख्स तनवीमी अमल के ज़रिए से रहकर मामूल बनने के बाद कभी झूठ नहीं कहता। लिहाजा बहराम गंगोली और सुपर मास्टर को यह तस्लीम करना पड़ा कि अब कोई सलारा नामी लड़की अपने भाई जॉर्ज फ्रीमैन के साथ उस मशीन को तैयार करवाने में मसरूफ़ है। इसके लिए किसी बहुत बड़े मैकेनिक की खिदमत हासिल की गई हैं। यह महज सुपर मास्टर के सामने नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने खतरे की घंटी बज रही थी। अब दूसरी ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो सकती थी। सुपर मास्टर यकीनन सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन को तलाश करने की मुहिम का आगाज कर चुका होगा और उन्हें ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा। उसे सिर्फ मशीन की नहीं टेलीपैथी जानने वाले या जानने वाले की भी ज़रूरत थी। लिहाजा वो मोरिना और तनाना को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसे यकीन नहीं था कि दोनों बहनों के दिमागों से टेलीपैथी की सलाहियतें हमेशा के लिए मिटा दी गई हैं। वो अपना इत्मीनान करना चाहता था, इसलिए आयरन और हार्डी को वहां भेजा गया था ताकि वो अपनी आंखों से फिर एक बार उन बहनों को सहरज़दा करके हकीकत हाल मालूम कर सकें। इस मकसद के लिए मोरिना को आयरन के रूबरू बिठा दिया गया ताकि वो उसकी आंखों में देखती रहे और हकीकत उगलती रहे। मोरिना ने एक बार उसकी आंखों में देखा, फिर सीने पर स्लीप का निशान बनाते हुए बोली, खुदावंद यसू हर औरत को शैतानी आंखों से महफूज रखे। आयरन ने कहा, नजरें उठाओ और मेरी आंखों में देखो। मोरिना ने कहा, आयरन हम दोनों गुनाहगार हैं। अगर हम चर्च में जाकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, तौबा करें, मुआफ़ी मांगे तो हमें मुआफ़ी मिल सकती है, हम एक अच्छी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आयरन ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में कितनी पाकीज़गी है। अगर होगी तो मैं तुम्हारे साथ चर्च ज़रूर जाऊँगा और हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे। मोरिना ने खुश होकर नजरें उठाई और उसकी आंखों में देखा। उन आंखों ने उसे फिर एक बार जकड़ लिया। उसके सीने से एक आह निकली, हाय ये तो वही आंखें हैं जो मेरी रग रग में लहू की तरह दौड़ती हैं। ये मुझे प्यार भी करती हैं, मुझसे तकरार भी करती हैं। हाय ये कैसी मेहरबान कैसी जालिम आंखें हैं। मोहब्बत करते करते जुल्म करती हैं और जुल्म करते करते मोहब्बत करने लगती हैं। मैं तो इन आंखों के लिए सारी दुनिया लुटा दूं, ये इशारा करें तो अपने हुस्न व शबाब को राख कर डालूं। आयरन ने कहा, इन आंखों के लिए जान ना दो, अपनी जुबान दो, जो कहोगी सच कहोगी। मोरिना को महसूस हो रहा था वो जुबान से नहीं आंखों से बोल रहा था, क्योंकि वो सिर्फ आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे का कोई और हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, हाँ मैं जुबान देती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी। तो फिर बताओ, मुझसे बिछड़ने के बाद तुम पर क्या गुजरी? वह बोलने लगी। बेख्तियार उसे याद आता जा रहा था और वह बोलती जा रही थी। मुझे मुसल्ला फौजी पकड़ कर ले गए थे, एक गाड़ी के पिछले हिस्से में बिठाया गया, फिर आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई, वहां फायरिंग हुई, धमाके हुए। फिर मैंने अपनी बहन तनाना को देखा, वो मुझे पकड़कर एक तरफ भागती जा रही थी। हम एक कार में आकर बैठ गए, लेकिन वो कार आगे नहीं बढ़ रही थी। पता चला किसी ने उसके पहिए को बेकार कर दिया है। वो आयरन की आंखों को देख रही थी और बोल रही थी। फिर तनाना मुझे उस कार से निकाल कर दूसरी कार में ले आई। हम उस कार वाले को टेलीपैथी और रिवॉल्वर के जरिए अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए कह सकते थे, लेकिन वो सांस रोक लेता था। रिवॉल्वर वाला भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। फरहाद ने उसके हाथ से रिवॉल्वर बाहर फेंक दिया। फिर हम दोनों बहनों को अपने साथ चलने पर मजबूर किया। वो हमें एक खुफिया रिहाइशगाह में ले गया। वहां हम बहनों ने आयरन और हार्डी से ख्याली राब्ता कायम किया और उन्हें बता दिया कि फरहाद हमें कहाँ ले आया है। लेकिन ऐसे ही वक्त फरहाद भी चौकन्ना हो गया।
उसने ख्याल ख्वानी के जरिए पीटर पॉल से रब्ता कायम किया। उससे पता चला कि तनाना हार्डी की आंखों से सैरज़दा है और उसके इशारों पर चल रही है और वो फरहाद को धोखा दे रही है। ये मालूम होते उसने हमें इंजेक्शन के जरिए कमज़ोर बना दिया, हमें ख्याल ख्वानी के काबिल ना छोड़ा। अब हम आयरन और हार्डी को अपनी मौजूदा हालत नहीं बता सकते थे। इस तरह वो हमें दूसरी पनाहगाह में ले गया। वहाँ उसने मशीन के जरिए पहले हमारा ब्रेन वॉश किया। हमें कुछ पता नहीं है। गुलाम बाकी ने बताया कि हम ब्रेन वॉशिंग के बाद बिल्कुल नन्ही बच्ची बन गई थी। इसके बाद हमें फिर से नॉर्मल बनाने के लिए वो एक राहिबा को पकड़ कर लाई और उसके दिमाग की तमाम सोचें सलाहियतें मेरे दिमाग में मुंतकिल कर दी गईं। आयरन ने पूछा, क्या तनाना को भी उस राहिबा के साथ ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया था? नहीं, राहिबा को वापस भेज दिया गया। दूसरी किसी औरत को वहां लाकर तनाना को नॉर्मल बनाने का मौका नहीं था, लिहाजा इसके लिए गुलाम बाकी को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया। तनाना के दिमाग में गुलाम बाकी की सोच और सलाहियतें हैं। आयरन ने कहा, मेरी आंखें हुक्म देती हैं, अगर तुम पर तनवीमी अमल किया गया है या मशीन के जरिए ब्रेन वॉशिंग की गई है तो तुम अपनी साबका सलाहियतों को याद करो। मुझे याद नहीं आ रही हैं। जिस तरह तुम्हें मेरी आंखें याद आ गई हैं उसी तरह सोचो और याद करो। तुम्हें ख्याल ख्वानी आती थी, तुम किसी का लबो लहजा याद करके उसकी आवाज़ सुनकर या उसकी आंखों में झांक कर उसके दिमाग में पहुंच जाती थी। सोचो किस तरह पहुंचा करती थी। वो उसकी आंखों में देखती जा रही थी, परेशान होकर सोचती जा रही थी, याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर वो मजबूर होकर बोली, मुझे अफसोस है, कुछ याद नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी आंखों से पहले की तरह मुतासिर हो? हाँ, मैं पहले की तरह मुतासिर हूँ और इन आंखों के हुक्म पर किसी को कत्ल भी कर सकती हूँ। जब इन आंखों से पूरी तरह मुतासिर हो तो ख्याल ख्वानी क्यों याद नहीं आ रही? मैं समझ नहीं सकती ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छी बात है, अब कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लो और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मोरीना ने पीछे होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली, फिर देखते ही देखते गहरी नींद में डूब गई। आयरन ने उठकर उन अफसरों से कहा, इसने जो कुछ कहा है वो हरफ बहरफ दुरुस्त है। मेरी आंखों में डूब जाने के बाद मेरे मामूल के दिमाग में झूठ और फरेब नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। वो सिर्फ सच को समझता है और सच बोलता है। एक अफसर ने कहा, इसका मतलब है ये अब हमारे किसी काम की नहीं रही। हाँ, फरहाद ने बड़ी चालबाजी दिखाई है। वो चाहता तो सिर्फ तनवीमी अमल के जरिए इनके दिमाग से ख्याल ख्वानी मिटा देता, लेकिन उसे अंदेशा था कि मुझ जैसे तनवीमी अमल करने वाले दोबारा इन लड़कियों के दिमाग पर छा जाएंगे और अपने अमल के जरिए भूली हुई ख्याल ख्वानी याद दिलाएंगे तो शायद याद आ जाए। आयरन ने मोरीना पर नजर डालते हुए अपनी बात जारी रखी। दरअसल फरहाद इनके दिमाग से हमारी आंखों का सैर भी खत्म कर देना चाहता था, इसलिए उसने पूरी तरह ब्रेन वॉशिंग की। इनके दिमाग से हर चीज़ मिटा दी, इनके दिमाग को नन्हे बच्चों की तरह मासूम बना दिया। इसके बाद इन्हें इनकी उम्र के मुताबिक फिर नॉर्मल हालत में ले आया। बहरहाल अब इस हसीना से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, यह मेरे किसी काम नहीं आएगी। कमरे में बैठे हुए अफसरान ने मोरीना का तमाम बयान रिकॉर्ड कर लिया था। वो कैसेट रिकॉर्डर लेकर दूसरे कमरे में आए। वहां तनाना कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए सो रही थी। वह भी हार्डी की आंखों से सैरज़दा होकर अपना बयान दे चुकी थी। कैसेट रिकॉर्डर में दोनों बहनों का बयान सुना गया। तनाना ने भी वही कहा जो मोरीना कह चुकी थी। इस तरह उन अफसरान को यकीन आ गया कि दोनों ही बहनें टेलीपैथी की सलाहियतों से महरूम हो चुकी हैं। उन दोनों के कैसेट सुपर मास्टर के पास रवाना कर दिए गए। मुझे इतला दी गई कि सुपर मास्टर मुझसे बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये बात मैंने पहले उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम कर ली थी। उसका गुफ्तगू करने का वही तरीका होता जो हम पहले भी देख चुके थे, यानी वह धुंधले शीशों के कैबिन में बैठा होता, माइक के जरिए बोलता और उसकी आवाज़ माइक और स्पीकर के जरिए मुख्तलिफ हालात से गुजरते हुए बदलती जाती। उसका लब लहजा भी बदल जाता। फिर मुझ जैसे ख्याल ख्वानी करने वाले उस लब लहजे को गिरफ्त में लेकर कभी सुपर मास्टर के दिमाग में ना पहुंच जाते। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसके दिमाग में बहुत पहले ही पहुंच चुका हूं और उसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े राज से वाकिफ होता रहता हूं। उसके हुक्म के मुताबिक मेरी रिहाइशगाह में एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी और कंप्यूटर वगैरह लाकर रखे जा रहे थे। हमारी गुफ्तगू कंप्यूटर के जरिए होना थी। ना वो जुबान से कुछ बोलता, ना मैं जवाबन अपनी जुबान इस्तेमाल करता। उधर से वो कंप्यूटर के जरिए जो सवाल करता वो सवाल मेरे सामने टीवी स्क्रीन पर उभरता। फिर मैं अपने कंप्यूटर से जवाब देता तो उधर टीवी स्क्रीन पर मेरा जवाब तहरीर की सूरत में उभर जाता। जब तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए तो मैं रात के 8 बजे कंप्यूटर के सामने बैठ गया। मॉनिटर टीवी को ऑन किया तो उसके स्क्रीन पर सुपर मास्टर की तरफ से तहरीर उभरी, वेल मिस्टर फरहाद अली तैमूर, मुझे यकीन है तुम अपनी डमी के दिमाग में मौजूद रहकर मेरी बातें सुनने और उनका माकूल जवाब मुझे देते रहोगे। अगर मेरी यकीन के मुताबिक तुम मौजूद हो तो यह हमारी पहली मुलाकात है। मैं इस पहली मुलाकात में तुम्हारे मज़हब और तुम्हारी तहजीब के मुताबिक अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। मैंने कंप्यूटर के जरिए जवाब अरसाल किया। हमारे दीन में सलाम इसलिए भेजा जाता है कि हम अपनों पर सलामती भेजते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और कहते हैं तुम पर भी सलामती हो। जवाब में कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम, यानी तुम पर भी सलामती हो। तुम्हें अपने सलाम का जवाब सुनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैं किसी आलिम दीन से रुजू करूंगा और उनसे पूछूंगा क्या किसी दुश्मन को जवाबन कहा जा सकता है कि तुम पर सलामती हो, और अगर कहा जा सकता है तो इसका मतलब होगा कि दुश्मन सलामत रहेगा। उसकी सलामती के साथ दुश्मनी की भी उम्र बढ़ती जाएगी, जबकि दुश्मनी को बढ़ना नहीं मरना चाहिए।
सुपर मास्टर ने कहा, मैं दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर सलाम कर रहा हूँ। दोस्ती जुबान से नहीं, अमल से होती है, और तुम्हारा कोई अमल दोस्ताना नहीं है। सिर्फ सलाम दोस्ताना है, जिसे सियासत कहते हैं। मैं दोस्ती का सबूत किस तरह पेश कर सकता हूँ? मुझे और मेरे साथियों को यहाँ से जाने दो, क्योंकि तुम हमसे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकोगे। हमारी इस मुलाकात के इख्तिताम पर तुम्हें अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने की इजाज़त होगी। कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। क्या यहाँ से जाने के बाद मेरी दोस्ती पर यकीन कर लोगे? सुपर मास्टर, ये तुम्हारी दोस्ती नहीं बल्कि मजबूरी है। इससे पहले भी तुमने मजबूर होकर जोजो को रिहा कर दिया था। साफ और सीधी बात सुन लो, तुम कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देकर ही दोस्त होने का सबूत दे सकते हो। मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। बोल लो, मुझे क्या करना होगा? जब मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से जाऊँ तो हमारे सामान की चेकिंग ना हो। मेरी इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे फौरन ही जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर स्क्रीन पर उसका जवाब उभरा, क्या तुम मुझे 15 मिनट की मोहलत दे सकते हो? ठीक 15 मिनट बाद तुम्हें मुखातिब करूंगा। मैंने कहा, 15 मिनट क्या, 15 साल की भी मोहलत दे सकता हूँ और इंतजार कर सकता हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंच गया। मेरी ये बात बड़ी मायने खेज थी कि यहाँ से जाऊँ तो मेरे सामान को चेक न किया जाए, जिससे साफ जाहिर होता था कि मैं अपने साथ मशीन छुपा कर ले जाऊंगा। सुपर मास्टर के आसपास 3 अफराद बैठे हुए थे। वो कोड वर्ड्स में ब्लैक शीप कहलाते थे। ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में वो तीनों सुपर मास्टर के अहम मुशीर भी थे और उस ट्रांसफार्मर मशीन से दूसरे मायनों में गहरा ताल्लुक रखते थे। यानी उनमें एक ब्लैक शीप बहुत ही तजुर्बेकार मैकेनिक था। सबका ब्लैक शीप मेजर ब्राइट की तरह वो हर तरह की मशीनों को खोलकर जोड़ सकता था। उनका नक्शा देखकर नई मशीन बना सकता था और किसी भी मशीन को किसी की रहनुमाई के बगैर ऑपरेट कर सकता था। गोया मशीन के मामले में सिर्फ सुपर मास्टर कोई हतमी फैसला करने का इख्तियार नहीं रखता था। इसी तरह वो तीनों ब्लैक शीप भी ज़ाती तौर पर या इनफरादी तौर पर कोई फैसला करने का इख्तियार नहीं रखते थे। उन चारों को आपस में मशवरे करने पड़ते थे, एक दूसरे से मुत्तफिक होना पड़ता था, तब वो कोई एक फैसला कर पाते। उस वक्त सुपर मास्टर और तीनों ब्लैक शिप को मेरी ये बात खटक रही थी। उन चारों को यकीन था कि मैं वो मशीन छुपा कर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए ये शर्त आयद कर रहा हूँ कि मेरे सामान की चेकिंग ना की जाए। एक ब्लैक शिप ने कहा, हो सकता है वो मशीन ना ले जा रहा हो, सिर्फ हमारी दोस्ती आजमाना चाहता हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, हमें हर हाल में उसे दोस्त बनाना होगा। एक और ब्लैक शिप ने कहा, फरहाद का वजूद ही हमारे मजाज के खिलाफ है और वो भी हमें ऐसा ही समझता है। हमारे दरमियान दोस्ती मुमकिन नहीं। सुपर मास्टर ने कहा, कैसी बातें करते हो? यहूदी और मुसलमान आग और पानी है, उनमें कभी मेल नहीं हो सकता। इसके बावजूद फरहाद और शीबा की दोस्ती ने पूरी यहूदी कौम को दोस्त बना लिया है। शीबा आजकल तेल अबैब में है। इसराइली हुकूमत का कोई भी आला अफसर ख्यालख्वानी करने वालों से नहीं छुपता है। सब खुलकर शीबा, रसवंती और फरहाद से गुफ्तगू करते हैं। जब यहूदी और मुसलमानों में इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है तो फिर फरहाद और हमारे दरमियान क्यों नहीं हो सकती? हमें किसी न किसी तरह उसका दिल जीतना होगा। क्या दिल जीतने के लिए तुम उसे मशीन ले जाने की इजाज़त देना चाहते हो? सुपर मास्टर ने घड़ी देखते हुए कहा, वक्त तेजी से गुजर रहा है, 15 मिनट बाद उसे जवाब देना होगा। हम सिर्फ एक बात का फैसला करें, वो मशीन ले जा रहा हो या ना ले जा रहा हो, हमारी दोस्ती आजमाना चाह रहा हो, हमें धोखा दे रहा हो, बहरहाल हम उसे किसी चेकिंग के बगैर जाने की इजाज़त दे सकते हैं या नहीं। उनके दरमियान थोड़ी देर तक खामोशी रही। सब एक दूसरे को देखते रहे और सोचते रहे। फिर एक ब्लैक शीप ने कहा, हम उसे जाने की इजाज़त देंगे, वादा करेंगे कि उसके सामान की चेकिंग नहीं की जाएगी, लेकिन दूर ही दूर से भांपने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपने साथ किस तरह का सामान ले जाता है, यानी सामान हल्का है या भारी, कम है या ज़्यादा। फिर हम यहाँ से एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रॉनिक आलात का जाल बिछा देंगे। वो जिस रास्ते से गुजरेगा हमें उन आलात के जरिए पता चल जाएगा कि उसके सामान में सिर्फ कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं या फौलादी मशीन। एक ब्लैक शिप ने कहा, मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ, हम खुफिया इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए उसके सामान को चेक कर सकते हैं। जैसे ही यकीन हो जाएगा कि वह मशीन ले जा रहा है, हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे और मशीन हमारे कब्जे में आ जाएगी। एक ब्लैक शिप ने पूछा, क्या इन हालात में वो पहले की तरह बड़ी बड़ी धमकियां नहीं देंगे? सुपर मास्टर ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम उनके किसी आदमी को नुकसान पहुंचाएंगे तब वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ट्रांसफार्मर मशीन उनकी नहीं है, ना उन्होंने इसे ईजाद किया है, ना उसके मालिकाना हकूक उनके पास हैं। ये मशीन किसी की मलकियत नहीं है, जो हासिल कर ले वही इसका मालिक है। ऐसी सूरत में फरहाद और उसके साथियों की तरफ से जो भी जवाबी कार्रवाई होगी वो मशीन को वापस हासिल करने के सिलसिले में होगी, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन वो इल्ज़ाम दे सकता है कि हमने उसकी शर्त नहीं मानी, शर्त मानने का झूठा यकीन दिलाया और इस तरह मशीन को अपने कब्जे में कर लिया। वह मशीन झूठ और फरेब से ही हासिल हो सकती है। फरहाद भी हमें इस सिलसिले में फरेब देता आ रहा है। इस शहर में उसने कहीं उसे छुपा कर रखा है। हमारे ही मुल्क में हमारे ही फौजियों के दरमियान रहकर हमें धोखा दे रहा है। ये तो खुला चैलेंज है, कोई भी किसी को धोखा दे और मशीन हासिल कर ले। 15 मिनट पूरे हो गए। मैंने कंप्यूटर और मॉनिटर टीवी को ऑन किया। सुपर मास्टर की तहरीर उभरी। वो कह रहा था, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम अपने साथियों के साथ यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे किसी सामान की चेकिंग नहीं होगी,
मैंने खुश होकर कहा, फिर तो वाकई तुम दोस्ती का सबूत दे रहे हो। अगर मैं किसी चेकिंग के बगैर यहाँ से चला गया तो समझो आइंदा बहुत से मामलात में तुम्हारे काम आऊँगा और खुद को एक बेहतरीन दोस्त साबित करूँगा। मिस्टर फरहाद, मैं चाहता हूँ दोस्ती की इब्तदा ट्रांसफार्मर मशीन से करें। मैंने पूछा, वो किस तरह? उसने जवाब दिया, मशीन तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास ही रहे, मगर इससे हमें भी फ़ायदा पहुँचना चाहिए। सुपर मास्टर, तुम यकीन करो या ना करो, उस मशीन से मैं खुद फ़ायदा उठाना नहीं चाहता तो दूसरों को क्यों फ़ायदा पहुँचाऊँगा। मैं तो उसे पहली फुर्सत में तबाह कर देना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त ना मिला। तुमने शहर में इतनी सख्त पाबंदी आयद की है कि एक चूंटी भी इधर से उधर नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे मजबूर होकर मशीन को छुपा देना पड़ा। आइंदा जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे वहां से निकाल कर तबाह कर दूंगा, किसी के काम नहीं आने दूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारी दुनिया में किसी और टेलीपैथी जाने वाले का इजाफा हो। तुम्हारी ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि तुम्हें मशीन छुपाने का मौका मिला, उसे तबाह करने का मौका नहीं मिला। वह मशीन फौलाद की है, कागज की नहीं। उसे दोनों हाथों से पुर्जा पुर्जा नहीं किया जा सकता। उसे खत्म करने के लिए आग में गलाना बहुत जरूरी है, या फिर ऐसा ताकतवर बॉम्ब हो जिसके धमाके से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, जिन्हें कोई जोड़ ना सके। अगर तुम यही चाहते हो तो हम तुम्हें मौका देते हैं। तुम कहीं भी जाकर जितनी आग जलाकर उस मशीन को जलाना चाहते हो जला सकते हो, तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। मैंने जवाब दिया, क्या खूब मजाक करते हो, मुझे मशीन गलाने की इजाजत दे रहे हो और शहर में कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। अगर तुम मशीन की तबाही के सिलसिले में इतने ही फराक दिल हो तो कर्फ्यू हटा लो, शहर से तमाम पाबंदियां हटा लो, लोगों को बाहर जाने और बाहर वालों को अंदर आने की इजाजत दो, शहरी जिंदगी को पूरी तरह बहाल करो, फिर उस मशीन को आग में जलाने की सहूलत हासिल हो जाएगी। मैं किसी के भी दिमाग में पहुंचकर यह काम कर लूंगा। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन दुश्मनों से खतरा है, वो किसी न किसी तरह उस मशीन तक पहुंच सकती हैं। मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कोई तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। तुम उस मशीन को आग में झोंक दो, फिर तो ये बात रहने दो, मैं अपने साथियों के साथ जाना चाहता हूँ। मशीन को जहन्नुम में जाने दो, वो जहाँ है वहीं पड़ी रहेगी। तुम हमें शदीद तजस्सुस और इज़्तिराब में मुब्तला कर रहे हो। आखिर वो कहाँ पड़ी है? वो कौन सी जगह है जो हमें नजर नहीं आ रही? ये मुल्क तुम्हारा, ये शहर तुम्हारा, यहाँ के लोग, यहाँ के घर तुम्हारे, यहाँ का चप्पा चप्पा तुम्हारा है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो वो जगह कहाँ हो सकती है? ये कितनी अजीब बात है, कोई और बात करो। तो बात यहाँ तक पहुंची कि मशीन जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी, और तुम अपने साथियों के साथ यहाँ से जा रहे हो। जी हाँ, जा रहा हूँ, किसी चेकिंग के बगैर। तुम्हारे कितने साथी हैं? ये एक अहम सवाल है। यूं तो बज़ाहिर गुलाम बाकी, मोरीना और तनाना मेरे साथ हैं, लेकिन एक और साथी है जो अपनी हिकमत अमली से बहराम गंगोली तक पहुंच चुका था। अगर बहराम गालियां ना बकता तो मैं उसे दोनों टांगों से महरूम ना करता। बहरहाल इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने बहराम के दिमाग में पहुंचकर ये मालूम कर लिया था कि मेरे उस साथी पर तनवीमी अमल किया जाएगा और उसकी असलियत मालूम की जाएगी। लिहाजा उस पर तनवीमी अमल करने से पहले ही बता दूं कि वो इंटरनेशनल जासूस मंगल पांडे मेरा आदमी है। सुपर मास्टर पहले ही किसी तनवीमी अमल करने वाले के जरिए मंगल पांडे की हकीकत मालूम कर चुका था। उसने जवाब दिया, मुझे मालूम है वो तुम्हारा आदमी है, लिहाजा तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो। मैंने कहा, कल सुबह मंगल पांडे यहाँ से एक सूटकेस ले जाएगा। जब वो यहाँ से निकल जाएगा तो दूसरा सूटकेस तनाना ले जाएगी। इस तरह हम यके बाद दीगरे 4 सूटकेस यहाँ से ले जाएंगे। मैं कंप्यूटर के जरिए जवाब दे रहा था और उसके दिमाग में पहुँच कर भी उसकी सोच पढ़ता जा रहा था। कुछ रोज़ पहले बहराम गंगोली ने पीटर पॉल को कमज़ोर बनाकर उस पर तनवीमी अमल किया था और उससे मशीन का पता ठिकाना मालूम किया था। उसने बताया था कि मशीन कहाँ है और किस तरह 4 सूटकेसों में रखी हुई है, लेकिन उससे पहले ही मैंने मशीन को वहां से उठा लिया था। वैसे ये बात सुपर मास्टर को याद थी कि मशीन 4 हिस्सों में तकसीम होकर 4 सूटकेसों में पैक की गई है। मैंने भी यही कहा था कि मेरे साथी यके बाद दीगरे 4 सूटकेस यहाँ से ले जाएंगे। अब तो शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि मैं यहाँ से मशीन ले जाना चाहता हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, अच्छी बात है, मिस्टर मंगल पांडे को कल सुबह तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। पांडे तुम्हारे पास से एक सूटकेस लेकर हेलीकॉप्टर में यहाँ से किसी दूसरे शहर जा सकता है, फिर वहां से किसी दूसरे त्यारे के जरिए जहां जाना चाहे उसे आज़ादी होगी। अब ये बता दो तुम्हारा दूसरा साथी कब रवाना होगा? मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम होगा कि पांडे बखैरियत बाबा साहब के दायरे में पहुंच चुका है तो दूसरे साथी को यहाँ से रवाना करूंगा। यानी पांडे की रवानगी के कोई 12 या 24 घंटे बाद दूसरा साथी रवाना होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। अब राब्ता ख़त्म करता हूँ। कल सुबह 7 बजे फिर इसी टीवी और कंप्यूटर के जरिए मुलाकात होगी। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने दिमागी राब्ता कायम रखा। एक ब्लैक शीप उससे कह रहा था। ये बात उलट गई। हमने सोचा था कि वह अपने साथियों को लेकर निकलेगा तो एक साथ सब सामान ले जाएगा और पकड़ा जाएगा, लेकिन वो तो यके बाद दीगरे यहाँ से सूटकेस रवाना करेगा। अगर हमने सूटकेस को पकड़ लिया तो बाकी 3 सूटकेस हमारे हाथ नहीं आएंगे। वो होशियार हो जाएगा और छुपी हुई मशीन इसी तरह छुपाए रखेगा। एक ब्लैक शीप ने पूछा, क्या रास्ते में वो सूटकेस बदला नहीं जा सकता? किसी तरह उस जासूस को धोखा दिया जा सकता है? क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? उसके दिमाग में फरहाद, रसवंती और शीबा सभी मौजूद रहेंगे।
सबने आखिर इस बात से इत्तेफाक किया कि पहले ही सूटकेस को पकड़ लिया जाए, उसे जाने ना दिया जाए। इस तरह मशीन का एक हिस्सा उनके हाथ आ जाएगा, बाकी मशीन फरहाद के लिए भी बेकार होगी। वो उसे इस्तेमाल करने के लिए सुपर मास्टर का मोहताज रहेगा। एक ब्लैक शीप ने कहा, इस तरह फरहाद से समझौता किया जा सकता है कि जब भी मशीन को इस्तेमाल करना होगा हम अपना अपना हिस्सा एक जगह लाएंगे, उसे मिलाकर मशीन मुकम्मल करेंगे। अगर उनका एक आदमी टेलीपैथी सीखेगा तो हमारा भी एक आदमी टेलीपैथी का इल्म हासिल करेगा। यह ठीक है। मंगल पांडे को वो सूटकेस लेकर निकलने दो, हम उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के जितने उलूम हासिल करने की तौफीक दी है, वो उलूम मस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात रखती हैं। ये इंसान के हाथ में है कि वो अपने हासिल करदा इल्म को मस्बत तरीके से इस्तेमाल करे या मनफी अंदाज में। तादमे तहरीर दुनिया का कोई इल्म हो या कोई ईजाद हो, वह इंसानी भलाई के लिए मंजरेआम पर आई, लेकिन इंसान ने अपनी बरतरी और ज़्यादा से ज़्यादा इक़्तिदार हासिल करने के लिए उस इल्म को या उस ईजाद को तकरीबी मामलात में इस्तेमाल किया। हम टेलीपैथी के जरिए इंसानी फलाह व बहबूद के लिए बहुत से काम कर सकते हैं। कुंद ज़हन अफराद को ज़हीन बना सकते हैं, दुश्मनों की साजिशों को बेनकाब कर सकती हैं। जो लोग दिमागी मरीज़ हैं उनके दिमागों में पहुंचकर उन्हें ज़हनी तौर पर सेहतमंद बना सकती हैं। लेकिन इसके बरक्स टेलीपैथी को इक़्तिदार हासिल करने का ज़बरदस्त हरबा समझ लिया गया है। कोई एक दूसरे पर यकीन नहीं करता कि उसका मुकाबिल टेलीपैथी को सिर्फ मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करेगा। हालांकि हमारे मस्बत तरीक़ेकार का सबूत उनके सामने है। मैं, रसवंती और शीबा दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के अहम राजों से वाकिफ़ हैं। हम एक दूसरे का पोल एक दूसरे के सामने खोल सकती हैं। सारी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए उन्हें तबाह बर्बाद कर सकती हैं। जिन ज़राए के बलबूते पर वह सुपर ताकतें कहलाती हैं, उन ज़राए को नीस्त व नाबूद कर सकते हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं किया। लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करने के बाद वह ऐसा चाहती हैं, अपने इक़्तिदार को और ज़्यादा मजबूत और अपने सुपर पावर के टाइटल को और ज़्यादा अहम और दहशतनाक बनाना चाहती हैं। सुपर मास्टर के लिए वो मशीन ज़िंदगी और मौत का मसला बन गई थी। वो जानता था कि मशीन इसी शहर में है, लेकिन कहाँ है। अगर वो उसे ढूंढ ना निकालता तो सुपर मास्टर भी ना रह पाता, और वह मशीन हाथ आ जाती तो उसका ओहदा एक तवील मुद्दत के लिए पायदार हो जाता। चूँकि वो मुल्की सियासत में अहम रोल अदा करता था, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात का जिम्मेदार था, लिहाजा उसे इस बात की उम्मीद थी कि मशीन हासिल होते ही टेलीपैथी की सलाहियतें सबसे पहले उसी के दिमाग में मुंतकिल कराई जाएंगी, ताकि उसके ज़रिए मुल्क और मुस्तहकम हो। फिलहाल वो मशीन दीवाने का ख्वाब थी। नींद में दिखाई देती थी, आंखें बंद करके सोचो तो नजर आती थी, आंख खुलते ही अपने खाली हाथ देखने को रह जाते थे। सुपर मास्टर ने वादा किया था, अब मैं कैदी नहीं हूँ और जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। उसने अपने वादे के मुताबिक मेरी रिहाइशगाह से पहरा उठा दिया था। मैंने बाहर निकल कर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सुपर मास्टर के दिमाग से मालूम किया तो पता चला आसपास की कोठियों में जासूस और मुसल्लह फौजी जवान मौजूद हैं और छुपकर मेरी निगरानी कर रहे हैं। मैंने रात के 10 बजे एक सूटकेस लिया, फिर उस बंगले से निकलकर उसके गैराज में आया, दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, फिर उसे बंद कर लिया। ऐसे वक्त मेरी ख्याल ख्वानी जारी थी। सुपर मास्टर को इतला मिल गई थी कि मैं अभी एक सूटकेस लेकर बंगले से निकला हूँ और गैराज में गया हूँ। सुपर मास्टर और दूसरे तमाम अफसरान तजस्सुस में मुब्तला हो गए थे कि मैं गैराज में क्या कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी का बोनट उठाकर चंद औजारों की मदद से इंजन को खोलकर निकाल लिया। गाड़ी छोटी थी, इंजन भी छोटा सा था, एक सूटकेस में आ गया। मैंने गाड़ी के चंद पुर्जे भी सूटकेस में रख लिए, फिर गैराज के दरवाजे को खोलकर निकला, उसे बाहर से बंद किया। इसके बाद अपने बंगले में आकर तमाम कमरों की बत्तियां बुझाता हुआ बेडरूम में आया। सूटकेस को पलंग के नीचे रखकर बेडरूम की लाइट भी ऑफ कर दी। सिर्फ एक 0 पावर का बल्ब रोशन था। मेरी निगरानी करने वाले सुपर मास्टर से इजाज़त ले रहे थे कि वो गैराज का दरवाज़ा खोलकर देखना चाहती हैं। सुपर मास्टर ने इनकार करते हुए कहा, उस बंगले के हाथे में कदम ना रखना, वो ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लेगा कि तुम में से कोई गैराज की तरफ गया था। वो सूटकेस जब तक एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच जाता उस वक्त तक किसी को भी छेड़ा ना जाएगा। तुम सब दूर ही दूर से निगरानी करते रहो, वो रात के किसी भी हिस्से में बाहर जा सकता है। मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया, अपने दिमाग को हदायत दी और नींद की आगोश में चला गया। वो बेचारे रात भर मेरे बंगले के आगे पीछे नजरें जमाए जागते रहे। उन्हें यकीन हो गया था कि मशीन इसी बंगले के अहाते में कहीं है। हालांकि उन्होंने इस अहाते की 1-1 इंच ज़मीन खोद डाली थी, वहां के बागीचे को खेत बना दिया। उनके पास जदीद तरीन सुराग रसां आलात थे, जिनके जरिए वो चोर रास्तों और तहखानों का सुराग लगा लेते थे। अगर तहखाना ना हो और फर्श के नीचे कोई मशीन या मशीन का पुर्जा छुपाया गया हो तो वो आलात उसकी भी निशानदेही कर देते थे। इसके बावजूद उन्होंने तमाम ज़मीन खोद डाली। अब उनकी नज़र गैराज पर थी। वो सोच रहे थे, शायद मैंने मशीन को टेलीपैथी के जरिए गैराज में इस तरह छुपाया है कि आम लोगों की नज़र उधर नहीं जाती होगी। वो यहाँ से जाने वाला पहला सूटकेस पकड़ने के बाद इस गैराज को फिर एक बार अच्छी तरह कंगालना चाहते थे। सुबह 7 बजे कंप्यूटर के जरिए सुपर मास्टर से गुफ्तगू हुई। उसने कहा, मिस्टर फरहाद, मैंने वादे के मुताबिक मंगल पांडे को रवाना कर दिया है, वो तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला होगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, आज मंगल पांडे जा रहा है, कल आप चले जाएंगे, फिर किस तरह आपसे रब्ता कायम होगा? मैंने जवाब दिया, जिस तरह अभी मेरी एक डमी के जरिए रब्ता कायम हो रहा है, मेरी ये डमी भी चली जाएगी तो इसकी जगह मेरा कोई नुमाइंदा होगा। वह भी इसी तरह कंप्यूटर के जरिए तुमसे रब्ता कायम करेगा और मैं उसके जरिए बोलता रहूँगा।
मिस्टर फरहाद, मैं आपसे दूसरी मशीन के मसले पर बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, वो दूसरी मशीन बेशक पहली मशीन से ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी। तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, आयरन और हार्डी ने दूसरी मशीन के सिलसिले में जो बयानात दिए हैं वो आपने यकीनन हार्डी के दिमाग से सुन लिए होंगे। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। उनकी बहन सलारा और भाई जॉर्ज फ्रीमैन दूसरी मशीन बनाने में मसरूफ़ हैं और किसी दिन भी कोई धमाका खेज खबर सुनने को मिल सकती है। अगर तुम हमसे ताउन करो तो हम दूसरी मशीन बनने से पहले ही सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन तक पहुंच सकती हैं। मैं इस सिलसिले में हर वक्त ताउन के लिए तैयार हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, मैंने सोचा है आयरन और हार्डी को आज़ाद कर दूं, वो जहां जाते हैं जाने दूं, लेकिन उनका दिन रात ताक़ुब होता रहे। अगर हमारे जासूस उनके पीछे रहेंगे तो उन्हें शुबा हो जाएगा। ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी निगरानी होती रहेगी तो उन्हें हम पर कभी शुबा नहीं होगा। शायद तुम भूल गए हो कि आयरन और हार्डी दोनों ही ज़बरदस्त कुव्वत इरादी के मालिक हैं। योगा में हैरत अंगेज़ महारत रखते हैं। कई कई मिनट तक सांस रोक सकती हैं। मेरी कैद से रिहा होने के बाद वो सांस नहीं रोक सकेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में यूं समझो कि उन्हें अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों का एहसास ही नहीं होगा। क्या तुम किसी तरह उनके दिमाग को कमज़ोर बना रहे हो? हाँ, आजकल उनके खाने पीने की चीज़ों में ऐसी दवाएं मिलाई जाती हैं जिनके असरात से दिमाग रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होगा, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होगा। जब इंसान के हवास खमसा या के बाद दीगरें कमज़ोर होती जाती हैं तो उस वक्त तक एहसास नहीं होता जब तक कि उन हवास को आजमाया ना जाए। मसलन अगर चखने की हिस्स कमज़ोर पड़ जाए तो जब तक वह शख्स कड़वी कसैली चीज़ को नहीं चखेगा उस वक्त तक उसकी समझ में नहीं आएगा कि उसकी यह हिस्स कमज़ोर हो गई है। इसी तरह कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग में पहुंचकर उसे जहनी अजियतें पहुंचाएगा, तब उसे पता चलेगा कि ख्याल ख्वानी करने वाले उसके दिमाग में चुपके से आ जाती हैं और पराई सोच की लहरों को महसूस करने वाली उसकी गैर मामूली तवानाई ख़त्म हो चुकी है। अगर तुमने इस हद तक उन्हें कमज़ोर बना दिया तो उन्हें आज़ाद कर देना ही दानिशमंदी होगी। वो जहाँ जाना चाहें जाने दिया जाए। मैं उनकी निगरानी करूँगा। सिर्फ निगरानी से काम नहीं चलेगा। आप वादा करें कि वो जहाँ जाएंगे आप उनके मुतालिक हमें बताते रहेंगे ताकि हम भी उनसे बाखबर रहें। मैं वादा करता हूँ वो कहीं भी जाएंगे या किसी भी तरह अपनी बहन और भाई से रब्ता कायम करेंगे तो मैं उनके दिमाग में रहकर जो कुछ मालूम करूँगा वो तुम्हें बताता जाऊँगा। मंगल पांडे मेरे पास आ गया। मैंने वो सूटकेस उसके सामने रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ एक फ्लाइंग क्लब तक चलूँगा। वहाँ से तुम एक हेलीकॉप्टर में शिकागो जाओगे, फिर एक तैयारे में न्यूयॉर्क पहुँचोगे। उसके बाद न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए तुम्हें एक तैयारे में सीट रिजर्व मिलेगी। फिर मैंने कंप्यूटर के जरिए कहा, सुपर मास्टर, मैं पांडे के साथ निकल रहा हूँ। अपने आदमियों से कह दो कि फ्लाइंग क्लब तक हमारे लिए कर्फ्यू न रहे। उसने कहा, मेरी एक गाड़ी तुम दोनों को वहां तक ले जाएगी और मुसल्ला फौजी तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि रास्ते में कोई रुकावट ना हो। मैं समझ रहा था वो कैसी चालें चल रहा है। टेलीपैथी अल्लाह ताला की वो देन है जो खुशकिस्मती से मुझे, रसवंती को और शीबा को हासिल हुई है। बाकी जितने भी मंजर आम पर आए और गए वो सब ट्रांसफार्मर मशीन के मरहूने मिन्नत रहे। हमारे साथ अल्लाह ताला का खास करम था, इसीलिए मैं इधर उधर से बचता हुआ किसी न किसी तरह सुपर मास्टर के दिमाग तक पहुंच गया था और अब बैठे बैठे उसकी तमाम चालों को समझ रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी तरफ से भेजी हुई गाड़ी आ गई। मुसल्ला फौजी हमारी गाड़ी के आसपास थे। उस फौजी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आलात का खुफिया निज़ाम था जो नज़र नहीं आता था, लेकिन मुझे तो सुपर मास्टर की दिमागी आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा था। इन खुफिया इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए यह मालूम हो गया कि मंगल पांडे जो सूटकेस ले जा रहा है उसमें फौलादी मशीन का कुछ हिस्सा है। उस मशीन की साख्त क्या है और वह मशीनी हिस्सा किस मशीन से मुताबिकत रखते ये तो बाद में मालूम हो सकता था। अभी इतना ही मालूम हुआ कि किसी मशीन का कुछ फौलादी हिस्सा एक सूटकेस में ले जाया जा रहा है। बस इतनी ही मालूमात काफ़ी थी। ये मालूमात सुपर मास्टर तक पहुंचाई गई। सुपर मास्टर ने ट्रांसमीटर के जरिए अहकामात दिए फ़ौरन हमला किया जाए। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, मंगल पांडे होशियार रहो, यहाँ धमाके होंगे। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल देना और बाहर की तरफ छलांग लगा देना, लेकिन धमाकों का इंतज़ार करो। थोड़ी देर बाद ही फिज़ा में कुछ हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें सुनाई दी। कोई 3 या 4 हेलीकॉप्टर थे जो हमारे ऊपर से परवाज़ करते हुए बमबारी कर रहे थे। धुआं उठ रहा था। मेरी हदायत के मुताबिक मंगल पांडे ने दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। उसके पीछे मैंने भी छलांग लगा दी। हम दोनों बाहर आकर गिरे, फिर धुएं के दरमियान दौड़ते हुए एक तरफ भागने लगे। सुपर मास्टर की प्लानिंग में थोड़ा सा कच्चापन रह गया था। वो ये साबित करना चाहता था कि बाहर से चंद दुश्मनों ने हेलीकॉप्टरों के जरिए हमला किया और वह सूटकेस ले गए, लेकिन उन हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए आसपास फौजी नजर नहीं आ रहे थे, जबकि कर्फ्यू के औकात में फौजी गश्त करती रहती हैं। मैंने और मंगल पांडे ने एक इमारत में जाकर पनाह ली। दूर से देखा, हेलीकॉप्टर नीचे उतर गए थे। वहां से चंद नकाबपोश फायरिंग करते हुए उस कार की तरफ आए जिसमें मंगल पांडे सूटकेस लिए बैठा था। सूटकेस वहां मौजूद था। वो उसे लेकर दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर में गए। वह हेलीकॉप्टर फिर परवाज करने लगे। बड़ी ही बचकाना प्लानिंग थी। अब तक कोई फौजी उनके रास्ते में रुकावट बनने नहीं आया था। जब वो हेलीकॉप्टर परवाज करते हुए बुलंद होकर वापस जाने लगे तब अचानक इधर उधर से फौजी नमूदार होने लगे और हवाई फायर करने लगे, लेकिन वह फायरिंग ऐसी ही थी जिससे उन हेलीकॉप्टरों को नुकसान नहीं पहुंच सकता था। जब वह हेलीकॉप्टर नजरों से ओझल हो गए तो मैंने एक अफसर को ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब करते हुए कहा,
हम फुला इमारत में पनाह लिए हुए हैं, हमें बाहिफाजत हमारी रिहाइशगाह तक पहुंचा दिया जाए। वो अफसर चंद मुसल्लह फौजियों के साथ उस इमारत में आया, फिर हमें एक गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा। मैंने पूछा, ये क्या हो गया? अफसर ने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा, हमें अफसोस है, हमने पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, हर तरह की पाबंदियां लगा दी। कोई शख्स अपने घर से निकल नहीं सकता था। इसके बावजूद दुश्मन हेलीकॉप्टर में आए और मिस्टर मंगल पांडे का सूटकेस लेकर चले गए। मैंने अनजान बनकर पूछा, आखिर वो कौन हो सकती हैं? ऑफिसर ने कहा, हम खुद हैरान हैं कि वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए। हम अपनी रिहाइशगाह के अहाते में पहुंचे। मैंने देखा मेरे गैराज का ताला टूटा हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने गाड़ी रुकवाई, फिर गैराज में जाकर देखा। उस अहाते में पहले ही कई अफसरान और फौजी जवान मौजूद थे। एक अफसर ने कहा, जनाब, जब हमें मालूम हुआ कि यहाँ कुछ नामालूम लोगों ने आपके गैराज का ताला तोड़ा है तो हम यहाँ आए, लेकिन देर हो चुकी थी। वो जा चुके थे। जब हमने गैराज में दाखिल होकर देखा तो इस गाड़ी का बोनट उठा हुआ था और इसका इंजन गायब था। कुछ पुर्जे भी गायब हैं। हमारी समझ में नहीं आता वो चोरी करने वाले, ताला तोड़ने वाले इस गाड़ी का इंजन और चंद पुर्जे क्यों ले गए। मैं इस बात का जवाब दूंगा। अपने सुपर मास्टर से कहो मुझसे कंप्यूटर के जरिए राब्ता कायम करे। मैं पांडे के साथ अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हुआ। बेडरूम में आकर बैठ गया, जहां कंप्यूटर और मॉनिटर, टीवी वगैरह मौजूद थे। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर सुना। दूसरी तरफ से उसी ऑफिसर ने कहा, आप मॉनिटर, टीवी ऑन करें, सुपर मास्टर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैंने कंप्यूटर और टीवी को ऑन कर दिया। सुपर मास्टर की तहरीर स्क्रीन पर उभरने लगी। मिस्टर फरहाद, मैं आपसे और मिस्टर पांडे से सख्त शर्मिंदा हूँ। हमारी इतनी एहतियाती तदाबीर के बावजूद अनजाने दुश्मन अपना काम कर गए हैं। जी हाँ, दुश्मनों ने बैक वक्त 2 जगह ऑपरेशन किया। उधर हेलीकॉप्टर के जरिए आकर बमों के धमाके किए, हमें भागने पर और सूटकेस छोड़ने पर मजबूर किया। इधर मेरे गैराज का ताला तोड़कर दरवाज़ा खोलकर ना जाने क्या कुछ करते रहे। सुपर मास्टर ने हैरानी का इजहार किया, क्या गैराज में आपका कोई ज़रूरी सामान था? आखिर दुश्मनों को उसकी सुनगुन कैसे मिल गई? मेरे दुश्मन बड़े पहुंचे हुए होते हैं। देखो ना, उन्हें यह भी मालूम हो गया है कि मंगल पांडे एक सूटकेस ले जा रहा है। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि किस वक्त मैं पांडे के साथ होऊंगा तो उन्हें मेरा गैराज खाली मिलेगा और वो बड़ी सहूलत से ताला तोड़कर वहां की तलाशी ले सकेंगे। क्या तुमने गैराज चेक कर लिया? क्या वहां तुम्हारा तमाम सामान महफूज है? मेरा वहां कुछ सामान ही नहीं था। मैं पिछली रात एक सूटकेस लेकर गैराज में गया था और एक गाड़ी का छोटा सा इंजन खोलकर और कुछ पुर्जे निकालकर सूटकेस में रख लिए थे। सुपर मास्टर ने बेयकीनी से पूछा, कमाल है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको इस गाड़ी के इंजन की ज़रूरत क्या थी? मुझे नहीं, मंगल पांडे को ज़रूरत थी। भारत में उसके एक पुराने मॉडल की गाड़ी है। वो यहाँ से नई मॉडल की गाड़ी का इंजन ले जाकर उसमें लगाना चाहता था। कि मिस्टर पांडे जो सूटकेस ले जा रहे थे उसमें कोई अहम चीज़ नहीं थी, सिर्फ यही गाड़ी का इंजन था। जी हाँ, भला अहम चीज़ क्या हो सकती है? मैं इतना नादान तो नहीं कि मशीन यूं सूटकेसों में यहाँ से रवाना करता रहूँ। सुपर मास्टर को चुप लग गई। टीवी स्क्रीन सादा हो गया। मेरी बात से यकीनन उसे दिमागी झटका पहुंचा होगा और वो ये शौक बर्दाश्त कर रहा होगा। इतने पापड़ बेलने के बाद उनके हिस्से में एक गाड़ी का छोटा सा इंजन आया था। उसी वक्त उसे खुफिया जराये से इतला मिल रही थी कि उसकी जिस खुफिया टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए हमला करके वो सूटकेस हासिल किया था उसे खोलकर देख लिया गया है और उसमें से वही कुछ बरामद हो रहा है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सुपर मास्टर, तुम खामोश क्यों हो गए? मैं तुम्हारी चालबाजी के मुतालिक सोच रहा हूँ। तुमने सूटकेस ले जाने वालों को ज़बरदस्त धोखा दिया है। जी हाँ, मशीन ऐसे ही हाथों में रहना चाहिए जो उसकी हिफाजत करना जानते हो। बेशक तुम ये साबित कर रहे हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने इतनी बड़ी मशीन कहाँ छुपा रखी है। मेरे सामने किसी चीज़ की जिसामत कोई मायने नहीं रखती। वह मशीन ख्वाह कितनी ही बड़ी हो, मैंने उसे सुरमा बनाकर किसी की आंखों में छुपा दिया है। हम मानते हैं तुमने पुलिस, इंटेलिजेंस और फौजियों को हैरान और परेशान कर दिया है। किसी चीज़ को तलाश करने में पसीना निकलता है, तुमने तेल निकाल कर रख दिया है। आज हमारे मुल्क के बड़े बड़े ओहदेदारों, फौजी और सिविल अफसरों का एक इजलास मुनाकिद हो रहा है। उस इजलास में तुम्हारे मुतालिक एक बहुत अहम फैसला किया जाने वाला है। वो एक बहुत ही अहम तारीखी फैसला होगा। मैं जल्दी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। मैं इस खुशखबरी का इंतजार करूंगा। फिलहाल हमारी रवानगी के सिलसिले में क्या हो सकता है? हमारी तरफ से पूरी आज़ादी है। तुम्हारी डमी अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ से किसी वक्त भी जा सकती है। तुम रवानगी का वक्त बता दो, इस बार हमारी फ़िज़ाई फ़ौज के जवान उनकी हिफाजत करेंगे। अभी 5 मिनट में बताता हूँ कि हम यहाँ से कब रवाना हो रहे हैं। मैंने तनाना को मुखातिब किया, उससे कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यकीनन अपनी बहन के साथ रहना पसंद करोगी। वो परेशान होकर बोली, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरा तो रुआं रुआं तुम्हारी तरफ खिंचा जाता है मगर तुम मिलते नहीं हो। क्या मैं तुम्हें याद नहीं आती? मेरी प्यार भरी तन्हाई का कोई लम्हा याद नहीं आता? मुझे काम के वक्त सिर्फ काम याद रहता है। जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम जानते हो मैं तुम्हारी और मोरिना की मोहब्बत के दरमियान उलझी हुई हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ। इसी मोरिना की खातिर तुमने मुझे कई बार धोखे दिए, जिसके नतीजे में तुम दोनों के दिमागों से टेलीपैथी खत्म कर दी गई। वह मशीन भी तुम लोगों के हाथ नहीं आई। टेलीपैथी का इल्म हासिल करने से पहले तुम बहनें जिस मुकाम पर थी उसी मुकाम पर वापस आ गई हो। बेहतर है अपनी अपनी पसंद से शादी करके अच्छी घरेलू जिंदगी गुजारो। मैं मोरिना को किसी अच्छे माहौल में छोड़कर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
मेरे साथ मेरा साया भी हमेशा नहीं रहता, तुम कैसे रह सकोगी? मेरा मशवरा मान लो और मोरिना के साथ जहां जाना चाहो चली जाओ, यहां तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद मैंने उसका जवाब नहीं सुना। मंगल पांडे से कहा, तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। फिर मैंने सुपर मास्टर से कहा, मैं यहाँ से पांडे के साथ आधे घंटे बाद रवाना हो जाऊंगा, तुम वहां से गुलाम बाकी को रवाना कर दो। हम तीनों इस शहर से निकल जाना चाहते हैं। उसने मायने खेल सवाल किया, क्या तुम्हारे साथ ज्यादा सामान होगा? मैंने उसकी तवक्को के खिलाफ जवाब दिया, हम तीनों खाली हाथ जाएंगे, एक तिनका भी यहाँ से नहीं ले जाएंगे। उसने हैरानी से पूछा, क्या ट्रांसफार्मर मशीन भी यहाँ छोड़ जाओगे? वो फिलहाल यहीं रहेगी। फरहाद, तुम हैरान कर रहे हो, क्या अब मैं राब्ता ख़त्म कर दूं? ज़रा ठहरो, ये बता दो, यहाँ से जाने के बाद फिर तुम्हारा कौन सा नुमाइंदा हमसे राब्ता कायम करेगा? शहर से निकलने के बाद मैं इसी मुल्क में रहूँगा, ट्रांसफार्मर मशीन छोड़कर नहीं जा सकूँगा, लिहाजा मुझसे ही राब्ता रहेगा। एक और बात बता दूँ, मैंने आयरन और हार्डी को आज़ाद कर दिया है, वो भी इस शहर से बाहर जा रहे हैं। तुम जब चाहो उनके दिमाग में पहुंचकर मालूमात हासिल कर सकते हो। मैं उन पर तवज्जो देता रहूंगा। राब्ता खत्म हो गया। आधे घंटे बाद मैं मंगल पांडे के साथ वहां से रवाना हुआ। इसी तरह फौजी गाड़ियां हमारे आगे पीछे चलती रहीं। हम बखैरियत फ्लाइंग क्लब पहुंच गए। गुलाम बाकी हमसे पहले पहुंचा हुआ था। हमें रुखसत करने वाले अफसरों में से एक मुअम्मर अफसर ने मुसाफिर करते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, मैं तुम्हारी सलाहियतों का कायल हूँ, तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। इस तरह खाली हाथ जाते देखकर तुम्हारे यकीन और एतमाद पर रश्क आ रहा है। यानी तुमने उस मशीन को ऐसी जगह छुपा रखा है जहां तुम्हारे एतमाद के मुताबिक कोई कभी नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन तुम्हारी सलाहियतों का इस कदर कायल होने और तुम्हारी कदर करने के बावजूद एक सरकारी अफसर की हैसियत से दुआ करूंगा कि मैं उस मशीन तक पहुंच जाऊं। मैंने हंसते हुए मुसाफिया किया। इस दौरान मैंने हेलीकॉप्टर के पायलट से बात की। उसके दिमाग में पहुंचकर इत्मीनान किया था कि कोई साजिश तो नहीं है। हेलीकॉप्टर को पूरी तरह चेक कर लिया गया है, किसी तरह का खतरा नहीं है। तब मैं गुलाम बाकी और मंगल पांडे के साथ उसमें सवार हो गया। इस शहर से निकलते वक्त यूं लग रहा था जैसे हम एक तवील मुद्दत से करंतना में थे। हमें कोई मुतद्दी मर्ज लाहिक था, इसलिए हमें एक शहर की हदूद में पाबंद कर दिया गया था और अब हम शिफा पाकर वहां से निकल रहे थे। अफसोस सुपर मास्टर अपनी पूरी फौज के साथ बीमार पड़ गया था। पता नहीं कब तक इस शहर को सारी दुनिया से काट कर अलग रखना चाहता था। शीबा और आमना तनहा रह गई थीं। हमारे मंसूबे के मुताबिक दोनों पारस बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दिए गए। वहां वो शेख अल फारस के साए में रहकर आला तालीम और तरबियत हासिल कर रहे थे। मास्टर वाटसुरोकी उन्हें फौलाद बनाने के इब्तदाई मरहले से गुजार रहा था। शीबा का दिल अपने पारस के बगैर नहीं लगता था। जो पारस के बगैर नहीं रह सकती थी, लिहाजा वो भी चली गई। शीबा उन दोनों से मिलने के लिए हफ्ते में एक बार तिल अबैब से पेरिस जाती थी। एक दिन और एक रात जो और पारस के पास गुजारती थी, फिर दूसरे दिन वापस आ जाती थी। वो तिल अबैब में काफ़ी मसरूफ़ रहती थी। वहाँ के बड़े बड़े ओहदेदारों के यहाँ किसी न किसी तकरीब में शरीक होती थी, फिर किसी न किसी अहम मामले में उन ओहदेदारों से खुफिया मुलाकातें भी करती थी। फिलहाल हर अहम मामले की तान ट्रांसफार्मर मशीन पर आकर टूटती थी। आखिर में यही पूछा जाता, मिस्टर फरहाद कब तक वो मशीन वहाँ से निकाल लाएंगे? शीबा जवाब देती थी, ऐसी जल्दी भी क्या है, हमें उस मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इत्मीनान से जहाँ पड़ी है वहीं छोड़ दिया जाए। मिस्टर फरहाद ने उसके मुतल्लिक तुम्हें कुछ बताया होगा? ना वो ऐसी बातें बताते हैं ना मैं पूछती हूँ। शीबा, तुम जानती हो हम सब तुम्हें बेटी मानते हैं और जो बात बेहतर समझते हैं वो तुम्हारे कानों तक पहुँचा देते हैं। वह मुस्कुराकर बोली, इसीलिए तो मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ सब मेरे अपने हैं और जो अपने नहीं हैं वो बुजुर्ग भी मुझे बेटी की तरह मानते हैं और मुझे अच्छे मशवरे भी देते हैं। एक ओहदेदार ने कहा, तुम्हें उस मशीन के मुतल्लिक मालूम करना चाहिए कि उसे कहाँ छुपा कर रखा गया है। फ़र्ज़ करो खुदा न खास्ता फरहाद को कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता कोई दुश्मन उस पर गालिब आ जाए, उसके दिमाग को नाकारा बना दे और वह भूल जाए कि मशीन कहाँ छुपा कर रखी गई है, तो फिर तुम में से कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। यही बात मैं अपने मुतल्लिक सोचती हूँ। अगर खुदा न खास्ता मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊँ, कोई मुझे अगवा कर ले, मेरे दिमाग को तनवीमी अमल के ज़रिए तस्कीर कर ले और ये मालूम कर ले कि फरहाद ने मुझे उस मशीन के बारे में क्या कुछ पता है, तो इस तरह मशीन का राज फाश हो जाएगा। एक और ओहदेदार ने कहा, दोनों तरह से ही नुकसान है, लिहाजा फरहाद के अलावा भी किसी को मशीन के बारे में मालूम होना चाहिए। आप इत्मीनान रखें, हम जनाब शेख अल फारस के अकीदतमंद हैं, उनसे कोई बात नहीं छुपाते, क्योंकि उनके दिमाग में कोई ख्याल खानी करने वाला नहीं पहुंच सकता। उन्हें खुदा न करे किसी तरह भी कमज़ोर नहीं बना सकता। इसलिए फरहाद ने उन्हें मशीन के मुतल्लिक सब कुछ बता दिया है। आला हुक्काम में से एक ने पूछा, शीबा, क्या तुम्हें यकीन है कि टेक्सास सिटी में मिस्टर फरहादी सरगर्म अमल है? शीबा ने पूछा, फिर और कौन हो सकता है? तुम जानते हो इसराइली इंटेलिजेंस में ज़हीन सुराग रसां हैं, उन्होंने मालूमात हासिल की हैं। टेक्सास सिटी में मिस्टर फरहाद की डमी है, ये हो सकता है। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। यकीन करें मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। इतना तो आप लोगों ने देख लिया कि फरहाद से मेरा बराह रास्त कोई राब्ता नहीं। मैं फरहाद की महबूबाओं में शामिल नहीं होना चाहती, इसलिए उनसे हमेशा दूर रहती हूँ और रसवंती वगैरह के ज़रिए उनसे कोई अहम बात करती हूँ। कोई ज़रूरी बात ना हो तो मैं उनके किसी मामले से दिलचस्पी नहीं रखती।
आला हुकाम और शीबा की कौम के दूसरे लोग इस बात से खुश थे कि वो मेरी महबूबाओं में शामिल नहीं है और ख़ुद को मुझसे बचाए रखती है, बल्कि मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। ये बात उनके हक़ में जाती थी। हो सकता था आइंदा कभी हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता तो शीबा अपनी कौम और मुल्क की हमायत में मेरे खिलाफ खड़ी हो सकती थी। अभी ऐसे आसार नहीं थे, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और वो हमसे यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि कभी ना कभी तो हमारे दरमियान इख्तलाफ होगा। ये पूरी दुनिया दोगली सियासत की लपेट में है। हर मुल्क का हुक्मरान अपने मुफाद के लिए दोस्ती करता है। उनके दरमियान वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो हिकमत अमली से काम लेते रहते हैं। शीबा अपने टाइम टेबल के मुताबिक हफ्ते की सुबह तेल अबैब से रवाना हुई। आमना हमेशा उसके साथ रहती थी। उनके लिए एक तैयारा मखसूस था जो उन्हें पेरिस पहुंचाता था, फिर दूसरे दिन तेल अबैब वापस ले आता। मास्क मैन ने रसवंती से रब्ता कायम किया। उसे भी मशीन की फिक्र और जुस्तजू थी। उसने कहा, मादाम, मैंने अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए हैं कि किसी तरह फराज साहब से रब्ता कायम हो, लेकिन वो शायद मुझसे नाराज़ हैं। रसवंती ने कहा, भला आपसे क्या नाराज़गी हो सकती है? आप तो बुरे वक्त में हमारे काम आते हैं। हाँ, मशीन के बारे में ज़रा सा इख्तलाफ है, लेकिन इस इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता हमारे दरमियान नाराज़गी या कशीदगी पैदा हो जाए। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं भी दूसरों की तरह हैरान हूँ। आखिर वो मशीन इसी शहर में है तो फिर किसी को नज़र क्यों नहीं आती? जब कोई चीज़ हो और नज़र ना आए तो ऐसे वक्त आप क्या राय कायम कर सकती हैं? मैं सोच सोच कर थक गया हूँ। यही बात समझ में आती है कि फ़रेब नज़र का मामला है। जिस तरह मेस्मरिज्म या काला जादू जानने वाले नज़रबंदी करते हैं और आंखों के सामने रखी हुई चीज़ नज़रों से ओझल कर देती हैं, उसी तरह मिस्टर फरहाद ने कोई ऐसा अमल किया है। मशीन मौजूद होते हुए भी किसी को नज़र नहीं आ रही। रसवंती ने कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे पास सिर्फ ख्याल ख्वानी का इल्म है। हमने काला जादू जैसा मनहूस इल्म नहीं सीखा और ना ही मेस्मरिज्म जानते हैं। ये भी नहीं जानते कि किस तरह सामने वाले की नज़र को फ़रेब दिया जाता है और वह देखते हुए भी कुछ देख नहीं पाता। हमारे पास ऐसा कोई इल्म नहीं। ये सब कुछ नहीं है तो मैं यकीन से कहता हूँ कि मशीन भी इस शहर में नहीं है, और मैं पूरी सच्चाई से कहती हूँ कि इसी शहर में है। हम किसी मुनासिब मौका पर उसे वहाँ से निकाल लाएंगे तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फिर एक बार फरहाद की जहानत के कायल हो जाएंगे। सुपर मास्टर, मास्क मैन और इसराइली हुकाम के अलावा और ना जाने कितने मशीन के दीवाने थे जो टेक्सास शहर के बाहर किसी मुनासिब मौके के इंतजार में थे और सोच रहे थे उन्हें इस शहर में दाखिल होने का मौका मिल जाए तो शायद वह मशीन को ढूंढ निकाले, और ऐसा मौका उन्हें मिल गया था। सुपर मास्टर ने आखिरकार इस शहर से मुहासरा उठा लिया, कर्फ्यू ख़त्म कर दिया। वहाँ की शहरी ज़िंदगी पहले की तरह बहाल हो गई, लेकिन फ़ौज बराबर गश्त कर रही थी और इस ताक में थी कि शायद कोई दीवाना उस मशीन तक पहुँचने में कामयाब हो जाए। पहले सिर्फ सुपर मास्टर के लिए यह चैलेंज था कि वह एक शहर के अंदर मशीन को ढूंढ निकाले। अब शहरी ज़िंदगी बहाल हो गई थी, लोग बाहर से आ रहे थे। दूसरी सुपर ताकतों और ख़तरनाक तंजीमों के लिए कोई रुकावट नहीं थी, लिहाजा अब मशीन को ढूंढ निकालने का चैलेंज सबके लिए था। 2 दिन और 2 रातें गुजरने के बाद सब ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। सबकी मुतफ़िक़ा राय यही थी कि मशीन इस शहर में नहीं है। फरहाद ने शहर की नाकाबंदी करने वालों के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे वहाँ से पार कर दिया। अलबत्ता वो मशीन इस मुल्क में है। अगर वह मुल्क से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाता तो अपने साथियों के साथ वहाँ न रहता। इंसान बड़ा ज़िद्दी है। वह सांप के फन से जहर मोहरा निकाल लेता है, समुद्र की गहराइयों में डूबकर मोतियाँ हासिल करता है और पाताल में पहुंचकर ज़लज़लों की खबर लाता है। फिर उसके सामने मशीन क्या चीज़ है। अब उस मशीन को हासिल करने के लिए वो पता नहीं कैसी कैसी चालें चलने वाले थे। ऐसे ही वक्त इत्तला मिली कि शीबा जिस त्यारे में आ रही थी वो त्यारा अपनी रूट लाइन यानी खत्ते परवाज़ से हट गया है और पता नहीं किस सिमत जा रहा है। वह जब भी तेल अबैब से पेरिस आती थी वहाँ के ज़िम्मेदार अफसरान उसका इस्तकबाल करते और उसे बाहिफाजत बाबा साहब के इदारे तक पहुँचाते। इस बार उन अफसरान को कंट्रोल टावर से इत्तला मिली कि शीबा जिस त्यारे में आ रही है वो कहीं गुम हो गया है। उन अफसरान ने फ़ौरन ही टेलीफोन के जरिए बाबा साहब के इदारे में जनाब शेख अल फारिस को मुखातिब किया और कहा, त्यारे के पायलट से हमारा राब्ता नहीं हो रहा। अब एक ही रास्ता है, मादाम रसवंती ख्याल ख्वानी के जरिए शीबा को मुखातिब करके मालूम करें और प्लीज़ हमें बताएं कि आखिर वो त्यारा कहाँ जा रहा है। रसवंती ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर शीबा के पास पहुँच गई। शीबा ने अपने दिमाग में पराई सोच की लहर महसूस करते ही पूछा, कौन? रसवंती ने कोड वर्ड्स दोहराए, फिर पूछा, तुम्हारा त्यारा किधर जा रहा है? शीबा ने खिड़की के पार देखा, फिर कहा, मेरा ख्याल है मैं अब तक पेरिस में पहुँचने वाली हूँ। मैं अभी पायलट के पास पहुँचती हूँ। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन पायलट के दिमाग में पहुंचकर कुछ मालूम ना कर सकी। वो बेहोश पड़ा हुआ था। उसने को पायलट के दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली, फिर सांस लेते हुए बोला, मादाम शीबा, दूसरी बार मेरे दिमाग में आने की हमाकत ना करना। मुझे ज़्यादा सांस रोकने की आदत नहीं है। इतना बता दूं कि दूसरी बार किसी ने मेरे दिमाग में पहुंचने की कोशिश की तो पराई सोच की लहर को महसूस करते ही मैं जहाज़ को तबाह कर दूंगा। दैट्स ऑल। उसने सांस रोक ली। शीबा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। रसवंती ने कहा, यह तो बुरा हुआ, पता नहीं तुम किसके दाम में आ गई हो। मैं अभी आती हूँ। रसवंती ने मुझे इतला दी। मैंने कहा, तुम शीबा के पास रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वह चली गई। मैं सुपर मास्टर के दिमाग में था और उसकी चालों को समझ रहा था। उसने एक खुफिया तंजीम बनाई थी, उसका नाम ब्लाइंड फोर्स था।
इस ब्लाइंड फोर्स में 10 ऐसे फौजी जवान थे जो योगा के माहिर थे। उन्हें इस मिशन पर भेजा जा रहा था कि जब शीबा तिल अबैब से पेरिस की तरफ परवाज करे तो उसके तैयारे को अगवा कर लिया जाए। लेकिन सुपर मास्टर अभी ये मंसूबे बना रहा था। अभी उसकी ब्लाइंड फोर्स वहां से रवाना नहीं हुई थी और मुझे रसवंती ने इतला दी थी कि वो तैयार अगवा हो चुका है। यह अजीब इत्तेफाक था। जो प्लानिंग सुपर मास्टर के दिमाग में थी वो किसी और के दिमाग में थी और उसने सुपर मास्टर से पहले ही तैयारी को हाईजैक करने में सबकत हासिल कर ली थी। मैं आमना के पास है, वो सांस रोकना चाहती थी। मैंने कहा, फरहाद ऑन 0 चैनल। वो शीबा से बोली, फरहाद मेरे पास मौजूद है। मैंने आमना की जुबान से कहा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है अकल देता है, पता नहीं वो औरतों को क्यों नहीं देता। मैंने और जनाब शेख अल फारस ने सख्ती से मना किया था। जब तक मशीन का मसला हल न हो जाए रसवंती को बाबा साहिब के दायरे में और शीबा को तिल अबैब में रहना चाहिए। वहां से निकलना खतरे से खाली ना होगा। ऐसे ही खतरात का एहसास करते हुए दोनों पारस को बाबा साहिब के दायरे तक महदूद कर दिया गया है। मगर तुम औरतों की ममता मसाइल पैदा कर देती है। अगर पारस को महीने 2 महीने तक ना देखा जाता तो क्या फर्क पड़ जाता। शीबा ने कहा, रसवंती अपने मियाँ से कहो मुझे औरतों की तरह जली कटी ना सुनाए। मैंने कहा, मैं सिर्फ शीबा को नहीं कह रहा, अगर रसवंती अपने पारस से दूर होती तो वो भी यही हमाकत करती। उससे मिलने के लिए जरूर अपनी पनाहगाह से निकलती और इस तरह दुश्मनों के जाल में फंस जाती। शीबा ने कहा, तुम खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारी बीवी महफूज है, मुझे फंसने दो। फंसने ही का शौक है तो क्या मैं दुश्मनों से बुरा हूं? शीबा ने आमना से कहा, सांस रोक लो। आमना ने सांस रोकी। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। फिर दूसरे लम्हे शीबा के दिमाग में पहुंच गया। चूंकि वहां पहले से रसवंती मौजूद थी इसलिए दिमाग का दरवाजा खुला हुआ था। उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने रसवंती से कहा, यह पारस की कमारी माँ बहुत नकचिड़ी है। रसवंती ने कहा, तुम उसे क्यों छेड़ रहे हो? शीबा ने कहा, कुछ लोगों की आदत होती है, किसी को मुसीबत में देखकर मजाक उड़ाती हैं, लेकिन मैं मजबूर और बेबस नहीं हूं। अपने मियाँ से कह दो मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें। अगर मैं दुश्मनों के जाल में आ गई हूं तो इस जाल को तोड़ना भी जानती हूं और मैं तन्हा ऐसा करके दिखा सकती हूं। रसवंती ने कहा, शीबा तुम जोश में आकर ऐसे दावे ना करो। मैं जानती हूं तुम कोशिश करोगी और किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया तो तन्हा भी दुश्मनों के चुंगल से निकल आओगी। लेकिन क्या तुम हमें बेमुरव्वत और बेहिस समझती हो? क्या हम तुम्हारे फंसने और फंस कर निकलने का तमाशा चुपचाप देखते रहेंगे? मैंने कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं शीबा को क्यों अगवा किया जा रहा है। अगवा करने वाले ट्रांसफार्मर मशीन का मुतालबा करेंगे। जहां मैंने उसे छुपाया है वहां से निकालने पर मजबूर करेंगे। शीबा ने कहा, मैं अभी से कह देती हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, वो ट्रांसफार्मर मशीन दुश्मनों के हवाले न करना। रसवंती ने कहा, तुम मशीन की बात करती हो? हम तुम्हें जिंदा सलामत वापस लाने के लिए अपनी औलाद को भी दुश्मनों के हवाले कर सकते हैं। तुम फजूल बातें ना करो। जहां तुम्हारा दिमाग काम ना करे वहां खामोशी इख्तियार करो। इन हालात में जो हमें करना होगा वो करेंगे, देखती जाओ आगे क्या होता है। को पायलट की आवाज़ स्पीकर के जरिए सुनाई दी, मिस शीबा और मिस आमना सेफ्टी बेल्ट बांध लें, त्यारा उतरने वाला है। आमना ने सेफ्टी बेल्ट बांधते हुए खिड़की के पार देखा। जहाज की परवाज नीची हो रही थी। दूर तक समुंदर ही समुंदर दिखाई दे रहा था। 1 मिनट के बाद ही खुश्की का कुछ हिस्सा नजर आया। इसे अंदाजा हुआ कि त्यारा किसी जजीरे में उतर रहा है। शीबा ने दूसरी तरफ की खिड़की के पास जाकर सेफ्टी बेल्ट बांध लिया था। रसवंती शीबा के जरिए और मैं आमना के जरिए उस जजीरे को देख रहे थे। हम वहां की खास खास चीज़ों को देखकर मालूम करना चाहते थे कि दुनिया के नक्शे में वह जजीरा कहाँ होगा। वहां के खास दरख्त, वहां के मखसूस फल या मखसूस परिंदों को देखकर, वहां के खास जोग्राफियाई हालात को समझकर उस जजीरे तक पहुंचा जा सकता था। हमने वहां घने जंगलात देखे। त्यारा उन जंगलों के दरमियान एक कुशादा सड़क पर उतर रहा था। वह सड़क दूर दूर तक वीरान थी। अब तक ना कोई इंसान का बच्चा दिखाई दिया था और ना ही कोई मकान नजर आया। तैयारा उस कुशादा सड़क पर दौड़ते दौड़ते एक जगह रुक गया। दिन का वक्त था। हम शीबा और आमना के जरिए दूर तक देख सकते थे, लेकिन दूर तक घने जंगलात ही दिखाई दे रहे थे। दरख्त इतने घने थे कि एक के बाद दूसरा दिखाई नहीं देता था। स्पीकर के जरिए आवाज़ सुनाई दी, मिस शीबा हमें मालूम है अब तक इस त्यारे में टेलीपैथी जानने वालों की फौज आ गई होगी। तुम सब इस त्यारे को दरियाफ्त कर लेने की फिक्र में होगे। हम खुद ही बता देती हैं, यह जजीरा इसराइल के मगरबी समुंदर से लेकर सिसली के साहिल तक हज़ारों मील के दरमियान कहीं है, और जहां भी है वहां तुम्हारे किसी भी आदमी ने पहुंचने की कोशिश की या दूसरों को इसकी निशानदही कराई तो तुम्हारी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकेगी। मैंने आमना के जरिए देखा। खिड़की के बाहर एक वैगन कार और एक जीप आकर खड़ी हो गई थी। त्यारे से सीढ़ी लगा दी गई थी। दरवाज़ा खोल दिया गया था। एक शख्स जीप से उतरकर मेगाफोन के जरिए कह रहा था, मिस शीबा खुशामदीद, यहाँ तुम्हें हर शख्स योगा का माहिर मिलेगा। तुम्हारी टेलीपैथी किसी काम नहीं आएगी। हमें उम्मीद है तुम अपनी बॉडी गार्ड आमना के साथ सहूलत से आकर गाड़ी में बैठ जाओगी। वो दोनों तैयारे से उतर गईं। उन्हें 6 मुसल्लह अफराद ने निर्गे में ले लिया। वो उनके दरमियान चलती हुई वैगन कार में आकर बैठ गईं। वो तमाम मुसल्लह अफराद आपस में बड़ी आज़ादी से बातें कर रहे थे। उनकी ये बेबाकी जाहिर कर रही थी कि वह टेलीपैथी के हथियार से खौफज़दा नहीं है। इसके बावजूद शीबा ने एक के दिमाग में पहुंचना चाहा। रसवंती ने दूसरे के दिमाग में कोशिश की और मैंने तीसरे के दिमाग में। उन्होंने सांसें रोक ली, फिर कह के लगाने लगे। उनमें से एक ने मेगाफोन वाले से कहा, ख्याल ख्वानी करने वाले हमारे दिमागों में आ रहे हैं और बेचारे नाकाम वापस जा रहे हैं। मेगाफोन वाला आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वैगन कार की खिड़की के पास आया, फिर शीबा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला,
यूं तो मेरा पैदाइशी नाम कुछ और है, मगर तुम मुझे अननोन कह सकती हो, यानी ना जाना हुआ, ना पहचाना हुआ। मैं खुद को भी नहीं जानता, खुद को भी पहचानना भूल गया हूं। पहचानूंगा तो टेलीपैथी जाने वाले दूर तक मेरी पहचान कर लेंगे। शिवा ने कहा, मिस्टर अननोन, काम की बात करो। काम की बात मिस्टर फरहाद की समझ में आ चुकी होगी। अगर मेरी जुबान से सुनना जरूरी है तो फिर सुन लो। हमें ट्रांसफार्मर मशीन चाहिए। इस सिलसिले में फरहाद से मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारा एक नुमाइंदा अमेरिका में है। फरहाद उसकी आवाज़ सुन ले, फिर उससे दिमागी राब्ता कायम करे। हमारे दरमियान दोस्ताना समझौता होगा तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम आराम से फरहाद के पास पहुंचा दी जाओगी। फरहाद मशीन हमारे हवाले कर देगा। आमना ने कहा, फरहाद हमारे दिमाग में मौजूद है, तुम अपने नुमाइंदे की आवाज़ सुनाओ। मिस्टर अननोन ने एक मातियत को इशारा किया। वह जीप की पिछली सीट से एक कैसेट रिकॉर्डर उठाकर लाया, फिर उसे शीबा के सामने रखकर ऑन कर दिया। वहां से एक शख्स की आवाज़ उभरने लगी। शीबा, रसवंती और मैं आवाज़ को सुन रहे थे। फिर शीबा ने कहा, इतना ही काफ़ी है। रसवंती और फरहाद तुम्हारे नुमाइंदे से राब्ता कायम करेंगे। उसने रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया। मैंने उसके नुमाइंदे को मुखातिब किया। वो सांस रोकना चाहता था। मैंने कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। किसी मिस्टर अननोन ने तुम्हारी आवाज़ सुनाई है। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर फरहाद, तुम मेरे पास आए हो, इसका मतलब है शीबा हमारे लीडर अननोन के पास पहुंच गई है। काम की बात करो। काम की बात बहुत मुख्तसर है। सिर्फ इतना बता दो, वो मशीन कहाँ छुपाई है। वो जहां भी है वहां तक तुम में से कोई नहीं पहुंच सकेगा। सिर्फ मैं ही उसे निकाल कर ला सकता हूं। हमें मशीन चाहिए। तो फिर मशीन लेने की बात करो। ये ना पूछो उसे कहाँ छुपा कर रखा गया है। उसे छुपाने का अंदाज निहायत ही अजीबोगरीब है। सब तजस्सुस में मुब्तला है। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि वो टेक्सास सिटी में है। क्या ये दुरुस्त है? वो इसी शहर में है, लेकिन किसी को नजर नहीं आएगी। मशीन तो हम हर हाल में वसूल करेंगे, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे उसे इतनी कामयाबी से कहाँ छुपा कर रखा है। मिस्टर अननोन से कहो वो शीबा को पेरिस रवाना कर दे। मैं वह मशीन तुम्हारे हवाले कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि वह अब तक कहाँ छुपा कर रखी गई थी। मिस्टर फरहाद, पहले हम मशीन हासिल करेंगे, फिर उसे इस जजीरे में ले जाएंगे जहाँ शीबा कैद की गई है। फिर शीबा के दिमाग से हमारे अहम आदमियों के दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल होगी। इसके बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। क्या खूब प्लानिंग है। क्या तुम लोगों को मालूम है मैं टेक्सास सिटी से खाली हाथ बाहर आया हूँ? हम ये जानते हैं। तो फिर यह भी अंदाजा हो गया होगा कि मशीन जहां भी है वहां से निकाल लाना इतना आसान नहीं। मुनासिब मौका देखकर ही उसे निकाला जा सकता है। मुझे तुम लोगों की शर्त मंजूर है। मैं उस मशीन को निकालने के बाद तुम्हारे साथ या मिस्टर अननोन के किसी भी आदमी के साथ इस जजीरे में आऊंगा। तुम वहां कभी कदम नहीं रख सकोगे। तो फिर तुम लोग कभी उस मशीन को इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैं ही उसे ऑपरेट करने का तरीका जानता हूं। तुम शीबा से कह दो कि वो मिस्टर अननोन को मशीन ऑपरेट करने वाली बात बताए। मैंने कहा, जब मैं और शीबा तुम्हारे मिस्टर अननोन से बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं तो फिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है? तुम किस बात के नुमाइंदे हो? मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि मैं इस मसले पर तबादला ख्याल करूं और कोई मसला उलझ जाए तो उसे मिस्टर अननोन पर छोड़ दूं। दूसरी ड्यूटी यह है कि मशीन के मामले में हमारे दरमियान समझौता हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ रहा करूं, ताकि मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते वक्त हमें इत्मीनान रहे कि हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। रसवंती हमारी बातें सुनकर शीबा को बता रही थी। उधर शीबा और आमना उनके साथ गाड़ी में बैठकर सफ़र करते हुए ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां 2 लकड़ी के कॉटेज नजर आ रहे थे। एक कॉटेज उन दोनों के लिए मखसूस किया गया था। उनके आसपास इतना घना जंगल था कि वहां का जोग्राफिया समझ में नहीं आता था। शीबा ने मिस्टर अननोन को बुलाकर मेरे और नुमाइंदे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का खुलासा सुनाया और कहा, मशीन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ फरहाद की मौजूदगी लाजमी है। मिस्टर अननोन ने कहा, हम नादान बच्चे नहीं है, फरहाद को यहाँ कदम भी नहीं रखने देंगे। इसका आसान तरीका यह है कि फरहाद ख्यालख्वानी के जरिए तुम्हें मशीन ऑपरेट करने का तरीका सिखा दे। वह तरीका तुम हमें लिख कर दोगी। हमारा एक माहिर उस तहरीर को पढ़कर मशीन को ऑपरेट करेगा। अगर ऑपरेशन में कामयाबी हुई, तुम्हारे दिमाग की टेलीपैथी हमारे दिमाग में मुंतकिल हो गई तो हम तुम्हें पेरिस भेज देंगे। और अगर कोई फ्रॉड हुआ तो तुम्हारा क्या हशर होगा, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। वह मुस्कुराता हुआ उठा, फिर शाहाना अंदाज में चलता हुआ उनके पास से जाने लगा। उस लकड़ी के कॉटेज का फर्श भी लकड़ी का बना हुआ था। चलते वक्त खट खट की आवाज़ गूंजती थी और मिस्टर अननोन के रोब और दबदबे में इजाफा करती थी। वह कॉटेज पता नहीं कितने बरसों का तामीर किया हुआ था। लकड़ी के तख्ते पुराने हो गए थे। शीबा रामनगर जूते उतार कर दबे कदम चलना चाहती तो फर्श पर बिछे हुए पुराने तख्त कराहने लगते। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते वक्त हर हाल में आवाज़ उभरती और बाहर से सुनने वालों को पता चल जाता कि कौन कहाँ जा रहा है। शीबा ने परेशान होकर कहा, पता नहीं ये कौन लोग हैं, किस मुल्क से या किस खतरनाक तंजीम से ताल्लुक़ रखती हैं। रसवंती ने कहा, हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के दुश्मन आते और जाते रहते हैं। ये भी कोई नया शैतान है। कुछ अरसे तक अपनी दहशत तारी करेगा, हमें मजबूर करेगा, हर तरह से पाबंद करेगा। हो सकता है मशीन के मामले में किसी हद तक कामयाब हो जाए, लेकिन हम उसे नाकाम बनाने में जी जान की बाजी लगा देंगे। मैंने कहा, रसवंती ये कोई नया शैतान नहीं है। अगर कोई नया दुश्मन होता या कोई नई तंजीम होती तो उसके पास इतने वसी ज़राए ना होते कि वो एक मुल्क के तैयारे को हाईजैक करके एक ऐसे जजीरे में लाता जो भी वीरान नजर आ रहा है। लेकिन यह जजीरा किसी न किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखता होगा। इसका कोई तो मालिक मुख्तार होगा। अमेरिका में इसका एक नुमाइंदा और ना जाने कितने एजेंट और आलाकार होंगे। ट्रांसफार्मर मशीन को वहां से यहां तक लाने के सिलसिले में बहुत ही खुफिया इंतजामात की ज़रूरत होगी।
ऐसे हेलीकॉप्टर और तैयारे लाजमी हैं जिन्हें वो फौरन इस्तेमाल में लाकर मशीन को वहां से यहां मुंतकिल कर सके। इतना वसी ज़राए का मालिक होना किसी एक शैतान या उसकी तंजीम के बस की बात नहीं है। ये बड़े बड़े मुल्कों और सुपर ताकतों का खेल है। ये मिस्टर अननोन यकीनन किसी सुपर ताकत का या किसी बहुत ही खतरनाक तंजीम का सुपर एजेंट है और उनके लिए काम कर रहा है। शीबा ने कहा, यह बात समझ में आती है। सुपर मास्टर, मास्कमैन, इसराइली हुक्काम और दूसरी खतरनाक तंजीम के लोग खुद को जाहिर नहीं करेंगे। उन्हें हमसे खतरा है, हम ज़बरदस्त इंतकामी कार्रवाई कर सकती हैं। लिहाजा वो गैर जानिबदार रहकर हमारी दोस्ती की कस्में खाकर एक ऐसे मोहरे को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका ताल्लुक उनसे साबित न कर सकें। हमारी बातों के दौरान शीबा और आमना आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस कॉटेज से बाहर निकल रही थी। उनके कदमों तले लकड़ी का फर्श कूं करर की आवाज से कराहता जा रहा था। जिस तरह कॉल बेल का बटन दबाने से मकान के अंदर रहने वाले बाहर आकर दरवाजा खोलते हैं, उसी तरह वो फर्श भी कॉल बेल की तरह था, जिसे सुनकर बाहर वाले होशियार हो जाते और उस कॉटेज के सामने आ जाते। जब वो दोनों कॉटेज के बरामदे में आई तो मुसल्लह अफराद दूर दूर तक खड़े हुए दिखाई दिए। एक शख्स ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, शायद तुम्हें नहीं मालूम, हम में से कोई शराब नहीं पीता और ना ही शबाब से दिलचस्पी रखता है। हम औरतों से मीलों दूर भागती हैं। अगर हम में से किसी को पसंद करने के लिए कॉटेज से बाहर आई तो मायूसी होगी। दूसरे ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, यार, फरहाद से ताल्लुक रखने वालियां किसी और को पसंद नहीं करेंगी। उसकी बात खत्म होते ही अचानक शीबा ने उसके दिमाग में छलांग लगाई। इससे पहले वो सांस रोकता उसने एक झटका दिया। वो चीख मारकर उछला और पीछे एक दरख्त से टकरा गया। शीबा ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। पैर दर पे कई दिमागी झटके पहुंच जाए। उसके दूसरे साथी उसे संभाल रहे थे, पूछ रहे थे कि इसके साथ क्या हो रहा है। दूर एक कॉटेज के दरवाजे पर मिस्टर अननोन नजर आया। उसने पूछा, क्या बात है, ये क्यों चीख रहा है? शीबा ने कहा, मिस्टर अननोन ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था। मैंने इसे सजा दी है। तुम ये ना समझना हम बेबस और मजबूर हैं। अगर हमारे मिजाज के खिलाफ कभी किसी ने कोई बात की तो हमने बड़े बड़े योगा के माहिरों के दिमाग उलट दिए हैं। तुम लोगों की हैसियत ही क्या है? मिस्टर अननोन उसकी बातें सुन रहा था और बार बार अपने उस मुसल्लम मातियत को दिख रहा था। फिर उसने ताज्जुब से पूछा, ये तो सांस रोक लेता, तुम इसके दिमाग में कैसे पहुंच गई? शीबा ने कहा, यह अपनी गंदी बातों में मस्त हो रहा था और अपनी मस्ती में बेखबर हो रहा था। इसकी बेखबरी से मैंने फ़ायदा उठाया। एक बात याद रखो, कोई भी इंसान हमेशा बाखबर नहीं रहता, हमेशा अपनी ज़ात पर तवज्जो नहीं दे सकता। उसे दूसरे मामलात में मसरूफ़ होना पड़ता है। ऐसी ही मसरूफियात में बेखबरी के दौरान मैं एक बार ख्याल ख्वानी की छलांग लगाऊं, अचानक दिमाग में पहुंचकर झटका पहुंचाऊं तो सांस रोकने वाले को मौका नहीं मिलता। वह दूसरी बार सांस रोकना चाहता है, उससे पहले ही दूसरा झटका पहुंच जाती हूँ। फिर योगा की महारत धरी की धरी रह जाती है। मिस्टर अननोन, तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है। अननोन तशवीश भरी नजरों से देख रहा था। फिर उसने कहा, मादाम शीबा, तुम 3 टेलीपैथी जानने वाले हो। ज्यादा से ज्यादा बैक वक्त 3 आदमियों को दिमागी झटके पहुंचा सकती हो। यहाँ हम कई हैं। 3 तुम्हारे अजाब में मुब्तला होंगे, बाकी तुम दोनों को गोलियों से भून कर रख देंगे। मुझे यकीन है कि रसवंती और फरहाद को तुम्हारी मौत मंजूर नहीं होगी। आमना ने कहा, हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए तुम में से किसी 1, 2 या 3 को दिमागी झटके नहीं पहुंचाना चाहते। हमने यह आर्जी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है। तुम्हारे कैदी बन गए हैं, लेकिन तुम सबको अपनी हद में रहना होगा। अगर ये हद पार करके हमारे करीब आने की कोशिश की या हमारे मजाज के खिलाफ कोई बात हुई तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे शिकार 1 है, 3 है या 3000। जो भी टेलीपैथी की जद में आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मिस्टर अननोन, सबसे पहले तुम्हें खत्म किया जाएगा। शीबा ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ और अपने तौर पर बहुत ज्यादा मोहतात रहने की कोशिश करो। दिन रात खुद पर तवज्जो देते रहो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। तुम्हें किसी सोच में भटकना होगा, तुम्हें किसी काम में मसरूफ रहना पड़ेगा। तुम्हें भी मसरूफियत के दौरान अपनी जात को भुलाना होगा और ऐसा बेख्तियार होता है। और जब भी ऐसा होगा तो हमारी सोच की लहरें तुम्हारे दिमाग का कबाड़ा कर देंगी। उसने दूर ही से हाथ उठाकर कहा, ठीक है, तुम्हारे मजाज के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अभी तुम्हारे सामने अपने आदमियों को हुक्म दे रहा हूँ और तुम देखो कि मेरे हुक्म देने का अंदाज क्या है। ये कहकर उसने बरामदे की रेलिंग से टिकी हुई एक गन को उठाया, उसे चेक किया, उसकी सेफ्टी कैच को हटाया, फिर दूर खड़े हुए उस शख्स का निशाना लिया जिसे अभी दिमागी झटके पहुंचाए गए थे। अपने लीडर के हाथ में गन देखते ही दूसरे मुसल्ला जवान दूर हट गए। शीबा के मजाज के खिलाफ बोलने वाला अभी तक दोनों हाथों से सर थामे दिमागी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था। उसी वक्त ठाएं से एक गोली चली और उसके पेशानी में सुराख हो गया। वो यकबारगी उछलकर घास पर गिरा, फिर जरा तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। मिस्टर अननोन ने गन को उसी तरह रेलिंग से टिका कर रखते हुए फिर गरजते हुए कहा, मैं किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा और गलती के सिलसिले में वार्निंग भी नहीं दूंगा। जाओ इसकी लाश मिट्टी में दबा दो। फिर उसने शीबा की तरफ पलट कर कहा, मादाम, मैंने इसे इसलिए गोली मार दी कि इसका दिमाग कमजोर हो गया था। तुम इसके अंदर पहुंचकर कुछ मालूमात हासिल करने की जरूर कोशिश कर दी और मैं ये मौका नहीं दे सकता। ये कहकर वह पलट गया, अपने कॉटेज के अंदर जाना चाहता था, फिर रुक गया। शीबा की तरफ घूमकर बोला, इस जजीरे में तुम्हें हर तरह की आज़ादी होगी। तुम कॉटेज से निकलकर जहां जाना चाहोगी जा सकोगी। जजीरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर सकोगी, लेकिन चंद बातों को याद रखना, तुम दोनों किसी से बात नहीं करोगी। यहाँ तुम्हें गूंगे बहरे या फिर योगा के माहिर मिलेंगे।
यहाँ चारों तरफ मुसल्लह अफराद का दिन रात सख्त पहरा रहता है। कोई बहरी या फिजाई रास्ते से यहाँ नहीं आ सकेगा। इस छोटे से जजीरे में मेरे 5000 फौजी हैं, जिनकी ड्यूटियां बदलती रहती हैं। वो हर वक्त चौकस रहती हैं। उन 5000 फौजियों में 1000 जासूस हैं, जो इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि हमारे बाकी फौजी गूंगे बहरे बनकर रहते हैं या नहीं। उनमें से कोई भी किसी ज़रूरत से जुबान खोलता है तो उसे फ़ौरन गोली मार दी जाती है। यहाँ तुम्हारे आसपास चंद मुसल्लह जवान हैं जिन्हें बोलने की इजाज़त है, क्योंकि ये योगा में महारत रखते हैं। तुम्हारी टेलीपैथी का असर इन पर नहीं होगा, और जिस पर हुआ तुमने देख लिया। मैंने उसे गोली मारने में देर नहीं की। रसवंती शीबा के पास मौजूद थी। हमने तय कर लिया था कि बारी बारी शीबा और आमना के पास रहेंगे। जब रसवंती रहेगी तो मैं दूसरी जगह मसरूफ़ रहूंगा। उन दोनों के अगवा होने पर इसराइली हुकाम परेशान थे। वह कुछ ज़्यादा ही बौखलाए हुए थे, बार बार कह रहे थे एक हमारी कौम की बेटी थी, उसे भी अगवा कर लिया गया। हम इस अगवा करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंद घंटों में मालूम कर लेंगे कि उसे कौन ले गया और कहाँ ले गया है। मैंने उन्हें बता दिया था कि इसराइल के मगरबी साहिल से लेकर सिसली के साहिल तक जो जज़ायर हैं, उनमें से कोई एक जजीरा है जहाँ शीबा और आमना को कैद किया गया है। इसराइली हुकाम ने वादा किया कि 1 घंटे के अंदर मुझे सारी मालूमात फराहम कर देंगे। ये बताएंगे कि यहाँ से वहाँ तक जितने जज़ायर हैं वो किन ममालिक की मलकियत हैं, और कितने ऐसे आज़ाद जजीरे हैं जिनके मालिकान अरबपति सरमायादार या बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी स्मगलर हैं। मिस्टर अननोन के जिस नुमाइंदे ने अमेरिका में मुझसे गुफ्तगू की थी, मैं गुफ्तगू करने के दौरान उसके दिमाग की तह में भी झांकता रहा था और उसके मुतालिक मालूमात हासिल करता रहा था। मालूम हुआ कि वो मिस्टर अननोन को सूरत शक्ल से नहीं पहचानता, सिर्फ नाम से जानता है। वह नुमाइंदा टेक्सास सिटी से करीब ही सेंट लुइस एक छोटे से टाउन का बहुत बड़ा गुंडा था। बड़े बड़े सफाक मुजरिम उसके मातियत थे। मिस्टर अननोन ने $10 लाख के एवज उसकी खिदमत हासिल की थी। उसकी ड्यूटी ये थी कि वो मेरा ठिकाना मालूम करके अपने आदमियों के साथ मेरी निगरानी करता रहे, टेक्सास सिटी पर भी नजर रखे। जब भी मैं वो मशीन वहां से निकाल कर लाऊं तो वो अपने आदमियों को लेकर मेरे साथ किसी ब्लैक पोर्ट तक आए, ताकि वहां से वो मशीन बआसानी स्मगल हो सके। ये एक इत्तफाक की बात थी कि मैं भी टेक्सास शहर से निकलने के बाद सेंट लुइस आ गया था, वहीं क्याम कर रहा था। सुपर मास्टर ने मेरी रिहाइशगाह में कंप्यूटर भेज दिया था ताकि उससे राब्ता कायम रहे। शीबा के अगवा होने के बाद तो दिन रात मुझसे राब्ता कायम करता था और पूछता था वो कहाँ है, किन लोगों ने उसे अगवा किया है। मैंने उसे भी जजीरे के मुतालिक बता दिया था और मिस्टर अननोन का नाम भी उसे सुना दिया था। उसने भी यह दावा किया था कि 1 घंटे के अंदर मालूम कर लेगा कि शीबा कहाँ ले जाई गई है और उस जजीरे का मालिक कौन है। 1 घंटे बाद सुपर मास्टर और इसराइली हुकाम ने अपना दावा पूरा कर दिखाया। उनकी मालूमात के मुताबिक इस जजीरे का मालिक एक अरबपति ताजिर आई फर्गूसन था। मिस्टर आई फर्गूसन ने 1 हफ्ता पहले इस जजीरे को फरोख्त कर दिया था। मौजूदा खरीदार का नाम सुनकर हम सब चौंक गए। अब कानूनन इस जजीरे का मालिक जॉर्ज फ्रीमैन था। ये मालूम होते ही मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर आयरन के दिमाग में पहुंचा। उन दोनों भाइयों का दिमाग फ्री पोर्ट की तरह था, कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला वहां पहुंच सकता था। मैं ये मालूम करना चाहता था आखिर आयरन हार्डी और उसके बहन भाई क्या इतने दौलतमंद हैं कि एक जजीरा खरीद सकती हैं और वहां 5000 मुसल्लह अफराद की ड्यूटी लगा सकती हैं और अमेरिका में सैकड़ों एजेंटों की परवरिश कर सकती हैं। आखिर हज़ारों लोगों के अखराजात वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे। फिर इतने ज़राए के मालिक कैसे हो गए कि वो जब चाहते ट्रांसफार्मर मशीन को वहां से लाने के लिए हेलीकॉप्टर और तैयारे का फौरन इंतजाम कर सकते। आयरन और हार्डी दोनों की सोच ने बताया वो बेशक बहुत दौलतमंद हैं, एक ट्रांसफार्मर मशीन की तैयारी के अखराजात बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन इतने भी दौलतमंद नहीं है कि एक जजीरा खरीद कर वहाँ 5000 मुसल्लह अफराद की परवरिश कर सकें। मैंने कंप्यूटर के जरिए सुपर मास्टर से राब्ता कायम करते हुए कहा आप लोगों की इतला गलत नहीं हो सकती। जॉर्ज फ्रीमैन ने वह जजीरा जरूर खरीदा, लेकिन उसकी पुश्त पर किसी बहुत बड़े मुल्क का या बहुत बड़ी सुपर ताकत का हाथ है। सुपर मास्टर ने कहा यह बात समझ में आती है। हम वो मशीन बरामद ना कर सके। अब दूसरी सुपर ताकतें ऐसी चालें चल रही हैं ताकि तुम टेलीपैथी जानने वाले उनको इल्जाम ना दे सको, उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना कर सको और वह दूसरों को मोहरा बनाकर अपना काम कर जाए। मैंने पूछा ऐसा कौन कर सकता है? मुझे तो मास्कमैन पर शुबह है। नहीं सुपर मास्टर, वो ऐसी चाल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसके पास एक ख्याल ख्वानी करने वाला हार्मर मौजूद है। जिस खतरनाक तंजीम में या सुपर ताकत के पास टेलीपैथी जानने वाला या जानने वाली नहीं है, उसी ने शीबा को अगवा कराया है। वो एक तीर से 2 शिकार खेल रहा है। एक तो शीबा को अगवा किया, दूसरा उसे यरगमाल बनाकर हमें मजबूर कर रहा है कि हम वो मशीन बरामद करें, उसे उसके पास लेकर जाएं। वह शीबा के जरिए अपने दिमागों में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल कराएंगे। इसके बाद शीबा को हमारे हवाले कर देंगे। मिस्टर फरहाद, क्या तुम किसी तरह जॉर्ज फ्रीमैन के दिमाग में नहीं पहुंच सकते? मेरी तो पूरी कोशिश यही होगी, लेकिन वह मोम का मुजस्मा नहीं होगा। अपने भाइयों आयरन और हार्डी की तरह सख्त जान होगा, फौलादी इरादों का मालिक होगा। ऐसे लोगों को हिसाबी कमजोरी में मुब्तला करने के बाद ही ट्रैप किया जा सकता है। सुपर मास्टर ने कहा वो मशीन अभी हमारे मुल्क में ही है। तुम्हारे बयान के मुताबिक टेक्सास सिटी में है।
मिस्टर फरहाद, उसे यहीं रहना चाहिए। हम उसे तलाश ना कर सके, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि तुम फिलहाल उसे यहाँ से निकाल कर ले जाने की नादानी ना करो। चारों तरफ से जाल फेंके जा रहे हैं। हम इसका अंदाजा कर सकते हैं कि मशीन को हासिल करने के लिए कितनी ताकतें खुफिया तौर पर सरगर्म अमल होंगी। मुझसे नादानी की तवक्को मत करो। जब वो मशीन पूरी तरह महफूज हो तो मैं उसे वहां से भला क्यों निकालूंगा। तुम पर दबाव डाला जा रहा है। शीबा को इसीलिए अगवा किया गया है। तुम बहुत जल्द मजबूर हो जाओगे। जरा मेरी मजबूरी का तमाशा देखते रहना, मैं अपने मुखालफों को किस तरह मजबूर करता हूँ। सुपर मास्टर ने खुश होकर कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़हीन हो, हाजिर दिमाग हो। फिर इस पर टेलीपैथी का कमाल हासिल है। मिस्टर फरहाद, मैं तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, हालांकि जल्द ना सुना सका। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। हमारे मुल्क के तमाम आला हुक्काम, तमाम फौजी जनरल, कर्नल और दूसरे तमाम अफसरान और ओहदेदारान ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि तुम्हें इस मुल्क का सुपर मास्टर बना दिया जाए। मैंने बेख्तियार कहका लगाया, फिर कंप्यूटर के जरिए ये अल्फाज उसकी तरफ नशर किए, हा 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 हा। सुपर मास्टर ने पूछा, हा 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 क्या है? तुम्हारी बात पर बेख्तियार कहका लगा रहा हूँ। ये कंप्यूटर मेरा कहकहा नहीं सुना सकेगा, इसलिए हा हा के अल्फाज पेश कर रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े ओहदे की पेशकश पर हाय हाय करने को जी चाहता है। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? मैं बात को मजाक ना समझूं तब भी बात मजाक की है। वो गलत कह रहा था कि उस मुल्क के आला हुकाम, फौजी जनरल, कर्नल और दूसरे आला अफसरान और ओहदेदारान ने मुत्तफिका तौर पर मुझे सुपर मास्टर बनाने का फैसला किया है। ऐसी कोई बात नहीं थी। सुपर मास्टर ने अपने तौर पर यह फैसला किया था कि वह पसे पर्दा चला जाएगा और बज़ाहिर मुझे सुपर मास्टर बनाकर तमाम इख्तियारात मुझे सौंप देगा, जबकि मुझे सुपर मास्टर बनाने का इख्तियार उसे हासिल नहीं था। लेकिन वो जानता था यहाँ के आला हुक्काम और तमाम जिम्मेदार अफसरान उसकी इस हिकमत अमली को अच्छी तरह समझ लेंगे, एतराज़ नहीं करेंगे और मुझे एक नुमाइशी सुपर मास्टर बनाकर रखेंगे। इस तरह जब मैं मुल्की दाखिला और खारजी पॉलिसियों का जिम्मेदार बन जाऊँगा, बहुत सी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आयद कर दी जाएंगी, तो मैं वो ट्रांसफार्मर मशीन उनके सामने ले आऊँगा। उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि मैं सुपर मास्टर बनकर उनके और बहुत से राजों से वाकिफ़ हो जाऊँगा। वो सब अच्छी तरह जानते थे कि मैं हर बड़े मुल्क के बड़े बड़े राजों से वाकिफ़ हूँ। कोई बात मुझसे छुपी नहीं रहती, और जब छुपी नहीं रहती तो मुझे नुमाइशी सुपर मास्टर बनाने में भला क्या एतराज़ हो सकता था? मैंने कंप्यूटर के जरिए कहा। इसमें कोई शुबा नहीं कि यहाँ के आला हुक्काम ने तारीखी नौयत का ये चौंका देने वाला फैसला किया है। मुझे भी इसके जवाब में तारीखी नौयत का चौंका देने वाला फैसला सुनाना चाहिए, और वह फैसला यह है कि मैं टेलीपैथी की दुनिया का सुपर मास्टर हूँ। इस ओहदे से नीचे गिरकर किसी एक मुल्क का सुपर मास्टर बनना गवारा नहीं करूँगा। ये कहते ही मैंने कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन को ऑफ कर दिया।